अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रीड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ रहा ए गैर बाय मरियम रहीम का एपिसोड 8 लेकर। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। ताबिश ऑफिस आया तो उसने देखा सब अपनी गर्दनों को झुकाए हुए काम में मसरूफ थे। आज उसने गहरे नीले रंग की आधी आस्तीन वाली शर्ट और पैंट पहनी थी, बाल माथे पर फैला रखे थे। उसने एक नज़र सबको अफसोस करने वाले अंदाज में देखा और फिर चुटकी बजाकर सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। इधर इधर प्यारे प्यारे बच्चों, सब मेरी तरफ मुतवज्जा हो। सब ने अपनी गर्दन उठाकर उसे सवालिया नज़रों से देखा। क्या हुआ ताबिश भाई, आज सुबह सुबह आ गए? वैसे तो दोपहर में आते हैं। उनमें से एक लड़के ने हंसते हुए उसे कहा। उन लोगों में से किसी की नज़र अभी उसके हाथ पर मौजूद डब्बे पर नहीं पड़ी थी। बस भाई, मेरे दिल ने कहा कि आज जल्दी जाकर अहमद को खुश कर दूं। आप देख लो खुद ही। ताबिश की बात सुने सब हंस रहे थे। तभी फजर की नज़र उस डब्बे पर पड़ी। उसने बीच रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। ताबिश सर, आपके हाथ में क्या है? ताबिश ने अपने हाथ में मौजूद डब्बे को देखा और फिर मुस्कुराकर फजर को देखा। इसमें सल्तनत उस्मानिया के अहम तरीन राज हैं जो बस मुझे ही मालूम है। फजर ने आबरू उसकाकर हैरानी से देखा। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। और सिर्फ फजर ही नहीं, उस ऑफिस के आवाम भी नहीं समझी थी। अरे भाई, एक तो तुम लोगों को बात बात समझानी पड़ती है। अकल के दुश्मनों, इस डब्बे में केक है, मेरे दोस्त की सालगिरह है। आज के तुम लोग नहीं जानते? फजर के जहन में एकाएक ही कल रात का मंजर लहराया। ताबिश ने घूर कर सबको देखा। उनके चेहरों से वाजे हो रहा था कि वो सब भूले बैठे थे। सॉरी ताबिश भाई, हमें भूल गया था, उस लड़के ने कहा। चलो भाइयों, तुम लोगों की गुस्ताखी माफ की। क्या याद करोगे तुम लोग, कभी तुम्हारा पाला एएसपी ताबिश अलवी से पड़ा था। उसके बाद सुने फजर समेत दीगर वर्कर्स हंसने लगे। अब मंजर कुछ इस तरह था कि ताबिश उन सब के आगे था और उसके बाद फजर और बाकी लोग। ताबिश हासिर के कमरे से थोड़ा दूर खड़ा हो गया। अब वो पीछे मुड़कर एक लड़के से मुखातिब हुआ। सुनो अहमद, तुम अंदर जाओ और पढ़ाकू, मेरा मतलब है हाशिर को किसी तरह मसरूफ रखो, कोई सी भी बात हो। बाकी मैं और ये सारी आवाम बाद में आते हैं। अहमद सर हिलाते हुए दरवाजे की जाने बढ़ा। उसने अपनी उंगली से दरवाज़ा बजाया तो अंदर से आने का अंदिया दे दिया गया। अहमद ने एक नज़र ताबिश को देखा तो उसने चारों उंगलियां बंद करके और अंगूठा खोले उसे थम्स अप का इशारा किया। अहमद अंदर आया तो हाशिर सर झुकाए हुए काम में मसरूफ था। उसने हमेशा की तरह सिया कोट पैंट पहने थे, बाल पीछे की जानिब सेट थे, हाथ में घड़ी मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाशिर ने झुका हुआ सर उठाया, फिर उससे पूछा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ? अहमद को कुछ समझ न आया क्या कहे। वो परेशानी में अपने हाथ की उंगलियां चटका रहा था। हाशिर बखूबी उसे देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। अहमद, क्या कोई परेशानी है? नहीं सर। अहमद ने महसूस किया उसके पीछे दरवाज़ा खुल चुका है। हाशिर ने अहमद से नज़र हटाकर बाहर से आते हुए ताबिश को देखा जिसके हाथ में कुछ था। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे प्यारे राज दुलारे दोस्त। ताबिश ने केक वाला डब्बा उसके टेबल पर रखा। हाशिर ने पहले ताबिश को, फिर अहमद को और फिर बाहर से आते हुए बाकियों को देखा। ये सब हो क्या रहा है? सब यहाँ क्या कर रहे हो? और ताबिश, इसमें क्या है? एक नज़र सबको देखने के बाद उसने आखिर में ताबिश को देखकर पूछा। सर, आपके लिए है ये सब, और ये सब ताबिश सर ने किया है। अहमद ने कहा। बस बस अहमद बेटे, सारे राज नहीं खोलने होते। ताबिश ने उसे तंबी निगाहों से देखा। पर हाशिर अभी कुछ कहता, ताबिश ने उसे दोनों हाथ उठाकर रोका। बस भाई, कितने सवालात करते हो, बोल बोल कर थकते नहीं हो क्या? ताबिश ने उसे डपटा। तो ये सब क्या है? हाशिर ने केक की जानिब इशारा किया। लो, एक और सवाल। सब अब मुस्कुरा रहे थे उन दोनों की बातों पर। हाशिर ने ताबिश को गुस्से वाले अंदाज में देखा। भाई, आज अगर आपको याद हो तो आपकी सालगिरह है, तो इसीलिए सब आपकी मोहब्बत में मुब्तला होकर यहाँ मौजूद हैं। ताबिश ने डब्बा खोलते हुए उसे कहा। डब्बे में डिस्पोजल छुरी मौजूद थी। हाशिर ने केक को देखा और फिर ताबिश को। ताबिश ने छुरी उठाकर उसके हाथ में जबरदस्ती पकड़ाई और उसका हाथ पकड़कर खुद ही उसका केक काटने लगा। बिला वजह का वक्त बर्बाद कर रहा है, इससे अच्छा मैं ही कटवा देता हूँ। ताबिश की हरकत से सब हंसने लगे थे। तभी वहाँ सफ़ा आई थी। उसके हाथों में गुलाबों का बुके था और हाथों में चकोर साइज का छोटा सा बॉक्स जिसके ऊपर लाल रंग का पेपर रैप किया गया था। उसने सुरमई रंग की लॉन्ग शर्ट पर खुला हुआ पजामा पहना हुआ था। बाल दोनों कंधों पर फैला रखे थे। चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप था। वो सीधा अंदर दाखिल हुई। ताबिश के जैसे ही उस पर नजर पड़ी तो उसका चेहरा मजीद खिलखिला गया। उसे सफ़ा के हाथ में मौजूद गुलाब नजर आए थे जो गालबन वो हाशिर के लिए लाई थी। उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ था। इससे पहले उसके चेहरे से कुछ वाजे होता उसने फौरन अपना चेहरा और दूसरी जानिब मोड़ दिया था। हैप्पी बर्थडे हाशिर।
सफ़ा ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके सामने फूल किए जो उसने थाम लिए। ताबिश की नज़र उस पर होकर भी नहीं थी। शुक्रिया सफ़ा। हाशिर ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। अब अगर शुक्रिया शुक्रिया खेल लिया हो तो केक खा लें, ताबिश ने हाशिर को घूरते हुए कहा। हाशिर ने एक नज़र उसे देखा, फिर छुरी उठा ली पीस करने के लिए। उसने अपनी नज़र दौड़ाकर किसी को ढूंढने की कोशिश की तो ताबिश उसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके कान में बोला, ब्रो इधर उधर ना आके घुमाए, नीचे गिर जाएंगी। तुम बस अपने बराबर में देखो, वो इधर ही खड़ी है और माशाअल्लाह से आपको ही देख रही है। ये सुनते ही हाशिर ने खुद से कुछ ही दूर खड़ी हुई फजर की जानिब देखा। भूरी आंखों का शहद रंग आंखों से तसादुम हुआ और शहद रंग आंख मुस्कुराने लग गई। कुछ पल ऐसे ही गुजर गए। हाशिर को होश तब आया जब पास खड़े हुए ताबिश ने ठोका मारा। आराम से भाई, ऑफिस है आपका। ताबिश ने मुस्कुराकर हाशिर के कान में सरगोशियाना अंदाज में कहा। केक काटा जा चुका था। अब हाशिर केक का एक पीस उठाकर ताबिश को खिला रहा था। ताबिश वो केक मुंह में रखते ही उसके कान में दोबारा बोला, खिला दो उसे भी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और अगर किसी ने बोला भी ना तो टेंशन नोट ब्रो, आपका भाई जिंदा है अभी, ज्यादा नहीं तो 2-3 हड्डियां तोड़ ही दूंगा। हाशिर ने उसकी बात सुनी, अपने हाथ का मुक्का बनाकर उसकी पीठ पर मारा था जो किसी ने नहीं देखा था। अब सब आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे से जा रहे थे, सिर्फ उन 3 लोगों के अलावा, सफ़ा, ताबिश और हाशिर के। सफ़ा ने अपना हाथ बढ़ाकर हाथ में मौजूद बॉक्स हाशिर की जानिब किया। थैंक्स सफ़ा। यू आर वेलकम हाशिर, उसने मुस्कुराकर कहा। हाशिर ने उसे गिफ्ट लेकर चारों तरफ देखा, फिर रख दिया। क्या हम दोनों आज रात डिनर पर चलें? सफ़ा ने कुछ सोचकर हाशिर से पूछा। हाशिर के कुछ कहने से पहले ही ताबिश बोल उठा, नहीं सफ़ा, मेरा और हाशिर का पहले से प्लान है डिनर का। ताबिश ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। हाशिर ने उसे हैरानी से देखा और सोचने लगा, ये किस प्लान की बात कर रहा है? उन दोनों के माबेन तो इस लिहाज से कोई बात नहीं हुई। मैंने तुमसे नहीं, हाशिर से पूछा है। सफ़ा ने उसे घूरा। लेकिन सफ़ा, प्लान तो मैंने बनाया है। उसने अपने सीने पर उंगली रखी। हाशिर ने ताबिश को देखा। नहीं सफ़ा, आज नहीं, हम किसी और दिन चल सकते हैं। सफ़ा ने एक ठंडी सांस भरी, फिर हाशिर से मुखातिब हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। सफ़ा ने ताबिश को जाते हुए घूरा। ताबिश को उसकी गुस्सैली निगाहें खुद पर जमी हुई महसूस हो रही थी। उसकी हरकत पर वो मुस्कुरा दिया। जब सफ़ा चली गई तो हाशिर दोनों हाथ अपनी पीठ पर बांधे हुए उसे घूरने लगा। तुम ये बताओ, हमारा तो कोई प्लान नहीं था जाने का, फिर तुमने उस बेचारी को क्यों ऐसे कहा? ओह बेचारी, बहुत तरस नहीं आ रहा आपको उस पर? और किसने कहा प्लान नहीं? ताबिश ने अपनी हंसी पर मुश्किल रोकते हुए उसे देखा, लेकिन हाशिर के चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे थे कि वो हंसने पर मजबूर हो गया था। अभी बस 2 सेकंड्स पहले ही मैंने बनाया था। हाशिर उसे घूरते हुए अब अपनी कुर्सी पर वापस बैठा था। मैं कोई नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ कहीं, बहुत काम है मुझे। ताबिश ने अपना मोबाइल रखा और उसे देखने लगा। हाशिर ने महसूस किया तो उसने देखा ताबिश उसे गुस्से से देख रहा था। तुम्हारे ऐसे देखने से भी मैं नहीं जाने वाला, सो देखते रहो शौक से। वो अपने काम में वापस मगन हो गया था। बेटा तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे, और आज तो तुम डिनर पर चल रहे हो, मगर साथ ही साथ ये बता देता हूँ हाशिर हुसैन कि आप कल मेरे साथ शॉपिंग पर भी चल रहे हो। हाशिर ने मुंह खोले उसके नए मुतालबे को सुना, फिर कहने लगा, मुझे कल भी बहुत सारे काम है ताबिश अलवी। ताबिश उसकी बात पर हंसा। भाई कल तो संडे है, कल क्या सफाई करने आओगे ऑफिस? ताबिश पेट पर हाथ रखे हुए जोर जोर से हंस रहा था, जबकि हाशिर उसे बस खामोश नजरों से देखे गया। सो ढीठ मरे होंगे, फिर जाकर तुम पैदा हुए होंगे, हाशिर ने सरगोशियाना अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी ये सरगोशी ताबिश ने बखूबी सुन ली थी। लेकिन तुम फिर भी जिंदा हो मेरे प्यारे दोस्त, ताबिश ने भी दूबदू जवाब दिया। कुछ देर बाद वो दोबारा गोया हुआ। सो तय हुआ, कल तुम चल रहे हो मेरे साथ, हाशिर ने सर लैपटॉप पर झुकाते हुए कहा। देखते हैं। हाशिर इस वक्त अपने कमरे में मौजूद पलंग पर बैठा मोबाइल चलाने में मगन था, बाल माथे पे बिखरे। इसी असना में उसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर ताबिश का नाम जगमगा रहा था। उसने एक पल को रुककर अपने मोबाइल को देखा, फिर कुछ सोचकर कॉल उठा ली। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? ताबिश की हंसती मुस्कुराती आवाज़ गूंजी थी। तुम रोज मुझे देखते हो, फिर भी पूछ रहे हो कैसा हूँ? हाशिर के चेहरे पर कोई तासुरात न थे। अब क्या बंदा अपने दोस्त की खैर खबर भी न पूछे? उसकी बात पर ताबिश झिंझला गया था। पूछे ज़रूर पूछें, लेकिन हर आधे घंटे बाद कौन पूछता है? हाशिर ने अपने लबों को हल्की सी मुस्कुराहट में ढालते हुए कहा। कोई पूछे ना पूछे, ताबिश अलवी पूछेगा। ये ताबिश अलवी की ज़िंदगी है, वो बेहतर जानता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना होता है। अब चाहे वो हर आधे घंटे बाद अपने दोस्त की तबीयत पूछना है या पड़ोसी की तबीयत का, ताबिश अलवी अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिएगा। हाशिर ने उसकी बात पर नफी में सर हिलाया।
वो सब छोड़ो भाई, तुझे आज की मेरी बात याद है कि नहीं? कौन सी बात? हाशिर ने यह जानबूझकर कहा था। वो अच्छी तरह से जानता था ताबिश किस बात की बात कर रहा है। भूल गए? तुम इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकते हो? हाशिर को अपने कान में ताबिश की चीखती हुई आवाज गूंजी। इंसान हूँ, भूल सकता हूँ, इसमें क्या है? ताबिश को जैसे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। देखो, अगर तुम बहाने कर रहे हो तो बता दो। मैं क्यों बहाने करूंगा? उसने मुस्कुरा कर कहा। मुझे यकीन हो गया है कि तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तुम्हारा मेरा मजाक है ताबिश अलवी? हाशिर ने अब की बार हंसकर कहा तो ताबिश दोबारा उसके कान में चीखने लगा। देखा देखा, तुम हंस रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें सब कुछ याद है, बस मेरे साथ भूले बन रहे हो। चलो बताओ, फिर कल जा रहे हो या नहीं? नहीं ताबिश, बिल्कुल नहीं, मैंने सुबह ही कह दिया था मैं नहीं जाने वाला। वो उठकर मोबाइल कान से लगाए हुए अपनी बालकनी में आया था। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे, देखता हूँ मैं भी कैसे नहीं जाते तुम। ताबिश ने उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा। बच्चों वाली हरकत करना बंद कर दो, अब बड़े हो गए हो। हाशिर अपनी बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए हुए खड़ा हो गया। तुम कर रहे हो बड़ों वाली हरकतें, बस यही काफी है। हाशिर नफी में सर हिलाते हुए वापस कमरे में आया और बालकनी का दरवाजा बंद करने लगा। देखो ताबिश, ये सब अब बच्चों वाले काम हैं, मैच्योर बनो कुछ। ताबिश ने उसकी बात पर एक गहरा वक्फा दिया, फिर कहने लगा। मेरी जिंदगी में मुझे भाषण देने के लिए मेरी माँ ही काफी है, तुम ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो। मैंने तुम्हें जो कहा है फिलहाल उसके बारे में सोचो। ताबिश का लहजा अब के हतमी था। ताबिश अलवी, इन सब फजूलियात का मेरे पास वक्त नहीं है, समझो मेरी बात को। हाशिर ने भी उसे कुछ ठहर कर जवाब दिया। अच्छा ठीक है, रहो तुम अपनी जिंदगी में मगन, मैं चला, जब नहीं होगा ना तब याद करोगे। ये कहते ही ताबिश ने अपना मोबाइल रख दिया और हाशिर उस मोबाइल की तारीख स्क्रीन को तकने लगा। फिर वो सर झटकते हुए बड़बड़ाने लगा। चलो जी, शुरू हो गए इसके ड्रामे, अब इसका डी एंड करना ही होगा। हाशिर ये कहते ही अपने पलंग की जानिब सोने की नीयत से बढ़ गया। फजर अपने पलंग पर मौजूद सोने की तैयारी में मसरूफ थी। उसके बराबर में रामिस लेटा था। हिबा अभी गई थी यहाँ से, उसे सुबह कहीं जाना था, इसलिए वो आज जल्दी सोने गई थी। फजर ने अपने दाएं बाएं जानिब चेहरा घुमाकर देखा तो पूरे दारुल अमान में गहरी सकूत का आलम था। हर कोई अपनी नींद के मजे लूट रहा था। दफतन उसी वक्त उसका मोबाइल बजने लगा। उसने तकिए के नीचे से वो निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर आयरा का नाम जगमगा रहा था। वो इस नाम को पढ़कर ही खुश हो गई थी। उसका काफी दिनों से आयरा से कोई राब्ता ना था। वो अपना मोबाइल उठाए बाहर लॉन की जानिब चली आई, क्योंकि अंदर उसने मुनासिब ने समझा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, किधर गायब हो इतने दिन से? फजर ने मोबाइल कान से लगाते ही उससे सवाल दागा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? यार बस आजकल मैं घन चक्कर बनी हुई हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, वक्त ही नहीं है मेरे पास। ये तो मुश्किल से आज छुट्टी मिली है और जैसे ही वक्त मिला है मैंने तुम्हें याद कर दिया। मैं परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए आयरा। उसके आवाज में खासी फिक्रमंदी थी। अरे वो क्यों? आयरा ने हैरानी से पूछा। बस ऐसे ही, शायद तुम याद आ रही थी इसलिए। आयरा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। तो तुम मुझे कॉल कर देती। फजर ने उसकी बात पर कहा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें कॉल नहीं की होगी? आयरा को महसूस हुआ जैसे वो उससे नाराज हो गई है। हा, मैं तो मजाक कर रही थी। फजर ने नफी में सर हिलाकर फिर कुछ याद आने पर बताने लगी। मुझे बाबा मिले थे 2 बार। वो लॉन में मौजूद क्यारी की जानिब आई और झुककर टहनी को छूने लगी। क्या मतलब, कहाँ मिले थे? उसके कान में आयरा की हैरानकुन आवाज गूंजी। पहली बार ऑफिस की इस साइड पर और दूसरी बार पार्क में। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? आयरा की आवाज में घबराहट थी। वो और कुछ करे ना, ऐसा हुआ है कभी जो अब होगा? उसके लब पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। दोनों के माबेन कुछ देर के लिए एक गहरी खामोशी हाइल हुई। अब तुम क्या करोगी? फजर ने एक गहरी सांस भरी। ये मेरी आजमाइश है जिसे मैंने पूरा करना है। मैंने सब्र व इस्तकामत से काम लेना है, तभी अल्लाह मुझे इस सब चीज़ों से निकालेगा। फिर क्या पता आगे जाकर मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हो, लेकिन इन खुशियों के आने तक मैंने एक इम्तिहान देना है। फजर की आंखें नम हुई। अल्लाह तुम्हारे सब्र पर तुम्हें ढेरों आजमाइशों से बगैर किसी नुकसान की गुजारे, आमीन। आयरा की बात पर उसने भी ज़ेरे लब आमीन कहा। अच्छा सुनो, एक बात तो मैं बताना भूल गई। क्या हुआ, सब ठीक है? फजर ने हैरान होकर उससे पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस कल तुम तैयार रहना और साथ मेरे स्पाइडरमैन को भी तैयार करके आना, क्योंकि सुबह हमने कहीं जाना है। कहाँ जाना है आयरा? फजर उसकी बात पर हैरान हुई। बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम दोनों तैयार रहना, मैं लेने आऊंगी। आयरा ने ये कहते ही जल्दी से कॉल काट दी और फजर शीशोपंच में खड़ी क्यारी में मौजूद फूलों को देखने लगी। हाशिर ताबिश को बार बार फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल नहीं उठा रहा था।
वो सुरमई रंग के आधी आस्तीनों वाली शर्ट पैंट पहने, बाल माथे पर फैलाए, ढीले ढीले अंदाज में अपने घर के लिविंग रूम में मौजूद सोफे पर टांग ऊपर किए हुए बैठा था। उसके सामने पड़े मग में ब्लैक कॉफी थी। वो बार बार मोबाइल की तारीख स्क्रीन को देखने में मगन था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ताबिश से राब्ता ना हो सका था। उसने एक बार फिर कॉल मिलाने की कोशिश की और कॉल उठा ली गई। ताबिश, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रहा था। हाशिर ने कॉल लगते ही उसे डांटना शुरू कर दिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि तुम मेरी तरह फारिग नहीं हो। 1000 काम होते हैं तुम्हें। हाशिर ने नफी में सर हिलाते उसका जवाब सुना। वो क्यों भूल गया था कि ताबिश उससे नाराज है। तुम पागल तो नहीं हो गए? हाशिर ने अपना सर पकड़ते कहा। नहीं, बस मैंने सोच लिया है, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। हाशिर को उसकी आवाज में कुछ अफसरदगी की झलक महसूस हुई। अच्छा मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, बता कब जाना है। उसने अपने सामने टेबल पर पड़े हुए ब्लैक कॉफी के मग को उठाया। नहीं, मुझे नहीं जाना अब कहीं। हाशिर उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, लोगों की बीवियां नखरे करती हैं, इधर मेरा दोस्त मेरे साथ कर रहा है। मेरे भाई, अब तो मैं मान गया हूँ, अब क्या मसला है? ताबिश एक पल को रुका। मेरे भाई, मुझे तो तेरी बीवी के लिए अफसोस हो रहा है, बेचारी कैसे रहेगी तेरे साथ। हाशिर उसकी बात पर दबा दबा हंस दिया। वो बात का मसला है, अभी उसे छोड़ो, बस तुम मान जाओ यार। ठीक है, लेकिन तुमने अपना हाथ तंग नहीं करना। मुझे ये नहीं कहना कि वो मत लो, ये मत लो, फजूल खर्ची मत करो। हाँ तो भाई, मेरी मेहनत की कमाई है, अब ऐसे तो मैं उड़ाने थोड़ी दे सकता हूँ। हाशिर ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन चलो खैर है, गुस्ताखी माफ। उसकी बात पर हाशिर दोबारा मुस्कुराया। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं ताबिश अलवी? हाशिर ने आबरू आपस में भींचे। किसने कहा चुकाने को? ताबिश का अंदाज सवालिया था, जिस पर हाशिर हंसने लगा। ताबिश उसके हंसने पर दोबारा कहने लगा। हाशिर, मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मेरे अल्लाह की तौबा, जो मैं ऐसा बोलूं। ताबिश उसकी बात पर जोर से चीखा था। ये की ना बात। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहो। हाशिर को उसकी बात पर हैरानी हुई। क्या मतलब, तुम कहाँ हो इस वक्त? वो सोफे से उठा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ मग टेबल पर रखते पूछा। तुम्हारे घर के रास्ते पर। मैंने सोचा था कि तुम्हें घसीटते हुए ले जाऊंगा, अगर तुम ना माने तो, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई है, क्योंकि तुम खुद ही लाइन पर आ गए, और तुम्हें इस लाइन पर लाने के लिए मेरा एक्टिंग करना जरूरी था। हाशिर उसे अभी कुछ कहता, इससे कबल उसने कॉल मुंतका कर दी। आयरा रामिस की उंगली थामे उसे अपने साथ लिए आगे चल रही थी, जबकि फजर उनके पीछे पीछे थी। उसे किसी का फोन आ गया था तो वो सुनने रुक गई थी। आयरा और रामिस एक स्टॉल की जानिब खड़े थे। आयरा अपने लिए परफ्यूम देख रही थी, जबकि रामिस इधर उधर देख रहा था। अल्लाह अल्लाह करके उसे एक परफ्यूम पसंद आया। तभी कोई उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया। आयरा ने जैसे ही वो परफ्यूम पैक करने के लिए रखवाया, तभी उसी शख्स ने वो उठा दिया और उसकी खुशबू अपने हाथ की हथेली पर स्प्रे करके सूंघने लगा। एक दिल फरेब महक पूरे माहौल में रच बस गई। आयरा ने उसे वो परफ्यूम उठाते देखा तो कहने लगी। उसने अभी उस शख्स का चेहरा नहीं देखा था। जनाब, ये मैं ले चुकी हूँ, क्या आपने इसकी पेमेंट कर दी है? उसे अपने बराबर से आवाज गूंजी तो सर उठाकर देखा। वो जहाँ थी वहीं रुक गई। उसके साथ कुछ फासले पर ताबिश खड़ा था। तुम यहाँ भी पहुंच गए मेरे पीछे? ताबिश ने सर उठाकर देखा तो हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने परफ्यूम वापस अपनी जगह पर रखा और पीठ पर हाथ जमाए उसे घूरने लगा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो मिस्टर। आयरा भी उसी की तरह दूबदू बोली। रामिस उन दोनों को देखते जा रहा था, जो एक दूसरे को घूरने में मगन थे। हेलो मिस, आप कोई मिस वर्ल्ड नहीं है जो मैं आपके पीछे ही आऊंगा। ताबिश ने तमस्खराना अंदाज में कहा। अब मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम मेरा पीछा करती हुई आई हो, या तुम कोई एजेंट हो, या फिर चोरी करने की घर से आई हो? देखो, अगर तुम्हारा चोरी का इरादा है भी तो इसे दरगुजर कर दो, क्योंकि एक काबिल पुलिस ऑफिसर के यहाँ मौजूद होते हुए तुम बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ, तुम्हारी तरह लोगों की पसंद की हुई चीजों पर डाका डालने नहीं आई। और क्या कहा तुमने? काबिल पुलिस ऑफिसर कहाँ है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आयरा ने अपनी नजरें दाएं बाएं दौड़ाते हुए कहा। जब ताबिश ने देखा वो नजरें घुमा रही थी, उसने कहा, दाएं बाएं नजरें घुमाना बंद करो और सामने देखो, तुम्हारे सामने ही है काबिल पुलिस ऑफिसर। आयरा ने सर से पैर तक उसे देखा, फिर जोर से हंसी। वैसे लगते तो नहीं हो काबिल ऑफिसर, लेकिन चलो यकीन कर लेती हूँ। ताबिश ने उसे गुस्सेले अंदाज में देखा, लेकिन सब्र का पैमाना पकड़े रहा। आयरा की नजर दोबारा उस परफ्यूम पर पड़ी तो उसे याद आया कि वो किस वजह से लड़ रही थी। देखो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, ताबिश अलवी, मेरा नाम है ताबिश अलवी। ताबिश अलवी ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा तो आयरा उसे घूरने लगी। मेरी बला से जो भी तुम्हारा नाम है, ताबिश अलवी या भरजकोटाचन,
میں نے تمہیں بس یہ کہنا ہے کہ یہ میں لے چکی ہوں، اسی لیے اب تم کچھ اور ڈھونڈنے کی کرو۔ تابش اس کی بات پر 1 انچ آگے بڑھا۔ کیوں بھائی، تم نے اسے چھو لیا تو کیا اب یہ تمہارا ہو گیا؟ ہاں یہی سمجھو۔ ان دونوں کو ہم یہاں چھوڑ کر کچھ فاصلے پر جاتے ہیں جہاں حاشر ادھر ادھر دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر فضل پر پڑی جو شاید کسی کو تلاش کر رہی تھی، پر وہ شاید اسے مل کے نہیں دے رہے تھے۔ فضل کی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ حاشر کو سوچ کر اس کی جانب بڑھا۔ حاشر کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے فضل بخوبی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوا تو اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ حاشر نے اس کی جانب دیکھا۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں؟ جی میں اپنی دوست کے ساتھ یہاں آئی تھی جو نہ جانے اب کہاں ہے، مل نہیں رہی۔ فضل نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آئرہ کی تلاش میں نظر دوڑانے لگی۔ یہی ہوں گی، آپ پریشان مت ہو۔ حاشر نے اس کے چہرے پر پریشانی کی رمق محسوس کی۔ فضل کچھ کہتی اسی اثنا میں اسے رامز خود کی جانب آتے دیکھا۔ رامز، آپ لوگ کہاں ہو؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ حاشر کو بھرائے ہوئے اب رامز کی طرف متوجہ تھی۔ مما، ہم لوگ ادھر ہیں، آئرہ خالہ وہاں کسی انکل سے لڑ رہی ہیں۔ کیا؟ کس سے لڑ رہی ہے؟ فضل نے رامز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ پتا نہیں، رامز نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا چلو میرے ساتھ، کہاں ہے؟ فضل رامز کے ساتھ چلی گئی جبکہ حاشر وہیں ساکت و جامد کھڑا رہا۔ وہ ایک لفظ مما پر بری طرح چونکا تھا۔ کاش جو سوچ اس کے دماغ میں اپنے بیج بو رہی تھی وہ غلط ہو، اصل حقیقت کچھ اور ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے فضل کے پیچھے گیا تھا۔ حاشر اور فضل دونوں ایک ساتھ آئے تو انہوں نے دیکھا تابش اور آئرہ ایک دوسرے کو قتل کرنے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ماما دیکھیں، یہ لڑ رہے ہیں۔ جہاں لفظ ماما پر حاشر کو یقین ہو چلا تھا، وہیں تابش نے بھی ایک جھٹکے سے پہلے فضل پھر رامز کو دیکھا۔ ایک منٹ، ابھی اس بچے نے کیا کہا؟ ماما ہے؟ تابش نے حیران ہو کر حاشر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ یہ فضل کو ماما کیوں بلا رہا ہے؟ تابش نے ہلکی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، جو کہ آئرہ نے بھی بخوبی سن لی تھی۔ اب اپنی سکی ماں کو ماما نہیں بولے گا تو کیا چاچی کو بولے گا؟ تابش نے حیرانی بھری نظروں کا رخ اس کی جانب کیا، جیسے اس نے جو ابھی سنا ہو وہ غلط ہو۔ اس نے اپنی نظروں کا ارتکاز حاشر کی جانب کیا جو کبھی رامز کو تو کبھی فضل کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ ننھا سا بچہ آپ کا ہے؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نے حسب عادتاً چیخ کر کہا۔ اس کی چیخ سے آئرہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے تم چیخ کیوں رہے ہو؟ ہم تمہارے پاس ہی تو کھڑے ہیں، آئرہ نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے تابش نے ایک بار پھر فضل سے پوچھا، بتائیں نا فضل، آپ شادی شدہ ہیں؟ اسے جیسے یقین کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جی تابش سر۔ فضل خود پر کسی کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا رخ موڑ کر اس جانب کن آنکھوں سے دیکھا تو حاشر اب رامز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو فضل سمجھ نہ سکی۔ تابش اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے حاشر کی جانب آیا اور ہلکے سے سرگوشی نما انداز میں کہا، حاشر بیٹا، تیرا تو پروگرام بڑھ گیا۔ اس کی بات پر حاشر نے اسے غصے سے دیکھا اور وہاں سے چلتا بنا۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھے تھے۔ حاشر خاموشی سے گاڑی چلانے میں مگن تھا جبکہ تابش بار بار محتاط نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حاشر کے چہرے پر اب بھی گہری سنجیدگی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ تابش نے بالآخر ہمت مجتمع کر کے شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنے کا سوچ ہی لیا۔ ویسے یہ میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ فضل یوں اچانک سے شادی شدہ نکلے گی۔ حاشر بند مٹھی اپنے لبوں پر سجائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے تابش کی بات کا بھی جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ چلو کوئی نہ، فضل نہ صحیح کوئی اور صحیح، دیکھنا میں تمہارے لیے اچھی سے اچھی لڑکیوں کی یوں چٹکی بجاتے ہوئے لائن لگا دوں گا، بس تم حکم کرو۔ حاشر نے غصے سے اس کی جانب دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ ارے بھائی، مجھے ایسے گھڑنے سے اب کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ایسے حقیقت تھوڑی بدلے گی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ارے دفع کرو اسے، میں ہوں نا، اچھی سے اچھی اور پیاری سے پیاری لڑکی تمہارے پاس لے آؤں گا۔ تابش نے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ حاشر نے اب کے دوبارہ اسے گھورا۔ آؤچ، یعنی معاملہ ذرا سنجیدہ ہے، تابش اس کی جانب دیکھتے کہنے لگا۔ اچھا چھوڑو ان لڑکیوں کو، میں نہ تمہیں ایک اچھا سا گانا سناتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کی انگلی گاڑی میں موجود ٹیپ کی جانب بڑھی جب حاشر کی آواز آئی، تابش الوی، میں کہہ رہا ہوں خاموشی سے بیٹھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تابش کو اس کی غصیلی آواز سن کر ہنسی آئی، پھر کہنے لگا، یار بہت افسوس ہو رہا ہے تمہارے لیے، مجھے ایک چھوٹے بچے نے تمہیں آسمان سے زمین میں پٹک دیا ہے، وہ بھی پل بھر میں۔ تابش الوی، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ کر مجھ پر احسان کرو گے پلیز؟ اب کے ذرا حاشر نے کنٹرول کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ہو جاتا ہوں خاموش، تاکہ تم آرام سے اپنی ناکام محبت پر کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پر سوگ منا سکو۔ جاؤ، اجازت دیتا ہوں تمہیں اپنا سوگ مناؤ۔ یہ کہتے ہی تابش نے دوبارہ اپنی انگلی ٹیپ کی جانب بڑھائی اور بٹن دبا کر ایک گانا لگایا، چھن سے جو ٹوٹے کوئی سپنا
जग सूना सूना लागे। उस गाने के बोल सुनकर ही हाशिर ने एक झटके से गाड़ी रोकी और वो अब कातलाना नजरों से ताबिश को देखने लगा, जो बाहर निकलने की कोशिश में जुटा था। काफी कोशिशों के बावजूद भी जब दरवाजा ना खुला तो ताबिश ने अपनी नजरों का रुख उसकी जानिब किया। वो अब भी उसे ऐसे ही खामोश लेकिन गुस्सेली नजरों से देखे जा रहा था। अब ऐसा तो मत देखो मुझ नन्ही सी जान को, मैंने जानबूझकर थोड़ी लगाया था, ये गाना तो अपने आप लग गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसने रोती शक्ल बनाकर हाशिर से कहा तो उसने सर झटका और बगैर कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ा गया। ताबिश ने शुक्र करने वाले अंदाज में चेहरे पर हाथ फेरा और दूसरी जानिब देखने लगा। फजर और आयरा अभी तक उसी शॉपिंग मॉल में थे। आयरा के हाथ में 2-3 बैग थे, जबकि फजर बस रामिज का हाथ पकड़े हुए चल रही थी। वो वहां होकर भी नहीं थी, क्योंकि उसका जहन कहीं और था। वो एक लंबे सोचों के भंवर में फंसी थी। उसे वहां का माहौल कुछ उदास उदास सा लग रहा था। उसे बार बार हाशिर की वो निगाहें याद आ रही थी। उनमें कुछ ऐसा था जिसे समझने की सलाहियत फजर में भी फिलहाल नहीं थी। आयरा ने चलते हुए उसे देखा। फजर क्या हुआ है, कहाँ गुम हो, मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? फजर ने उसकी बात सुनी, फिर नफी में सर हिलाया। कहीं नहीं, बस एक बात परेशान कर रही है। वो बेध्यानी में न जाने क्या बोल गई, उसे पता न चला। लो मुझे बताओ, फिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? आयरा ने उसका कंधा हिलाकर पूछा तो वो हाल में आई। हाँ, क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। फजर ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। आयरा ने एक सांस भरी। फजर, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, मुझे बताओ ना, क्या माजरा है आखिर? आयरा ने उससे पूछा तो वो हंसकर सर झटकते हुए कहने लगी, वो मुझे कोई रामिस की पुरानी बात याद आ गई थी, इसीलिए। उसने बहाना घड़कर असल बात अपने दिल में ही दफन कर दी। आयरा लम्हा भर को उसे देखे गई। वो समझ गई थी फजर असल बात छुपा रही है। मुझे मालूम है फजर, ये सब जो तुमने कहा है वो झूठ है, असल बात कुछ और है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम खुद से कुछ नहीं बताओगी मैं कुछ नहीं पूछूंगी। ये कहते ही उसने फजर के गिर्द बाजू हाइल किए, फिर रामिस की उंगली दूसरे हाथ में थामी और आगे बढ़ गई। सिराज अड्डे के बाहर वाले हिस्से में दाखिल हुए तो देखा हादी हमेशा की तरह लड़कियों को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बैठाने में कुछ आदमियों की मदद कर रहा था। वो हाथ पुश्त पर बांधे लबों पर तन से भरपूर मुस्कुराहट लिए हुए आहिस्ता कदमों के साथ उसके सामने जा खड़े हुए। हादी ने काम रोककर उन्हें देखा। उसे बाप की आंखों में खुद के लिए नापसंदीदगी साफ दिख रही थी। जब से दाखिल हुए हो यही बेकार काम किए जा रहे हो, तुम्हें कोई मर्दों वाला काम नहीं दिया गया? हादी के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। ऐसा है कि खास लोग हमेशा आजमाए जाते हैं, ये मेरी आजमाइश है, एक न एक दिन कामयाब हो ही जाऊंगा, फिर आप देखिएगा मर्दों वाला काम भी कर लूंगा। सिराज ने उसके कंधों पर हाथ रखे हुए झटका दिया। तुम जितना चाहे खुद को दिलासा देना चाहो दे सकते हो, हकीकत वही है जो सामने है, मेरी बात मानो तो निकल जाओ, अब भी मौका है, कब तक यूं लड़कियों के बीच बैठकर घूमोगे? वो अपनी बात कहकर जाने लगे थे जब अकब से हादी की आवाज सुनाई दी। आपको शायद ये भूल रहा है, मैंने एक दिन आपसे कहा था कि मैं आपका ही बेटा हूँ और आपकी तरह ही जिद्दी भी, इसीलिए जो अभी आपने कहा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिराज मुड़े और बाज़ाब्ता उसे देखा। फिर तुम्हें चाहिए कि कुछ मर्दों वाला काम करो, या फिर यूं कहो पिस्तौल थामने से डरते हो? आखिर पिस्तौल पकड़ना बच्चों का खेल थोड़ी। वो हंसे और अपनी राह की जानिब गामजन हुए। हादी ने गुस्से से मुट्ठी भींची और रुख फॉक्सी के कमरे की जानिब किया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो फॉक्सी अपने चाकू से खेलने में मसरूफ थी। वो उसकी मौजूदगी पहचान चुकी थी। अरे हादी सुल्तान आए हैं। हादी ने उसकी बात को दरगुजर किया और सीधा उसकी मेज के सामने जा ठहरा। मुझे कोई मर्दों वाला काम दो, किसी ने बहुत बुरी तरह से मेरी मर्दानगी पर चोट की है, मैं उस इंसान को बताना चाहता हूँ कौन कितने पानी में है। फॉक्सी के लब मुस्कुराहट में ढले, मगर मास्क होने की वजह से हादी नहीं देख सका। यानी तीर निशाने पर लग चुका है, वो हल्के बड़बड़ाहट में बोली, इतना कि उसे खुद भी आवाज सुनाई न दे। सर झटका और अपनी कुर्सी से उठी, फिर हादी के सामने खड़े होते चाकू उसके गाल पर चुभोया। कत्ल करना होगा, बोलो मंजूर है? वो आहिस्ता आहिस्ता चाकू पूरे चेहरे पर फेर रही थी। हादी ने आंखें बंद किए हुए सर अस्बात में हिलाया। मंजूर है। फॉक्सी के अंग अंग में तमानियत का एहसास जागा। वो वापस अपनी जगह पर बैठी। ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हें आगाह करती हूँ। अपनी बात कहते उसे जाने का अंदिया दिया। हादी सर झुकाए हुए चला गया तो उसकी बड़बड़ाहट ऊंची हुई। बेचारे सिराज अंकल, बहुत अफसोस हुआ मुझे आपके लिए। रात को बीते हुए काफी वक्त हो चुका था। फजर अपने पलंग पर लेटने के अंदाज में बैठी थी, जबकि रामिस तब से आया थका हारा सो गया था। फजर ने अपने बराबर में पड़ी हुई एक छोटी मेज से अपना मोबाइल उठाया और उसमें यूं ही व्हाट्सएप खोल कर देखने लगी।
जो ही उसकी नज़र हाशिर सर नाम के चैट पर पड़ी तो उसकी उंगलियों ने बिना कोई तरद्दुद के उस नाम पर रख दी। चैट खोले फजर बिना कोई पलक झपके देखने लगी। वो आप ही आप मुस्कुराई जा रही थी। उसके अंदर पिछले कुछ अरसे से एक नया एहसास जाग रहा था। वो एहसास जिसे महसूस करते ही अच्छे अच्छों की नींद हराम हो जाती है। उस एहसास से एक बार वो उस्मान की वजह से आशनास हुई थी और अब वही एहसास उसे हाशिर के लिए महसूस होने लगा था। उसे पता ही न चला और हाशिर ने उसके दिल पर अपने नाम की मोहर लगा दी थी। पहले तो वो एक लगाव महसूस करने लगी थी, पर ये शायद उससे बढ़कर था। ये एक मामूली सा लगाव बिल्कुल ना था, बिल्कुल ये तो मोहब्बत की एक नई मंजिल थी जिसका उसे वहम गुमान भी ना था। हाशिर माथे पर बाल बिखराए हुए पलंग से टेक लगाए हुए फजर नाम की चीट खोले बैठा था। वो उसके लिखे अल्फाजों को अपनी उंगली के पौरवों से छू रहा था। उसके जहन में आज वह मंजर अपनी ताबनाकी से घूम रहा था। एक लफ्ज मामा जैसे उसके दिमाग में कहीं अटक गया था। वो उस नाम पर अपनी निगाहें जमाए बड़बड़ाने लगा। मुझे नहीं पता था कि यह मोहब्बत कैसी होती है। मुझे तो इस मोहब्बत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब से मैंने उसे देखा मेरे अंदर एक नया एहसास जागने लगा। मैं अपने आप ही उसे याद करके मुस्कुरा दिया करता था। वो जब भी ऑफिस न आती मेरे अंदर कहीं बेचैनी से पनपने लगती। मैं बहुत खुश था, इतना खुश कि उसे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हर पहाड़ सर करने को तैयार था। लेकिन आज जो क़यामत खेज बात मेरे ऊपर आया हुई है, उसने मेरी सारी ख्वाहिश को, सारी खुशियों को एक आग की जलती हुई भट्टी में जला डाला है। मुझे नहीं मालूम कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जब आज पता चला कि वो शादीशुदा है तो मेरा दिल जैसे उस बात को यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो तो अब भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने काफ़ी मुश्किलों से ही सही, लेकिन अब समझा दिया है। लेकिन दिल का क्या है? अपने मालिक की सुनता है जो अब सुनेगा। ये दिल तो अब भी उस जालिम की तमन्ना कर रहा है, उसे पुकार रहा है। पर खैर, अब मैंने खुद से एक अहद किया है, एक पुख्ता अहद जो मैं अपनी पूरी कोशिश से निभाने की कोशिश करूँगा। मैं खुद को उससे दूर करूँगा, इतना दूर जितना सहने में मेरी और उसकी हिम्मत हो। उसने एक झटके में अपना मोबाइल फेंकने के से अंदाज में पलंग पर डाला और सोने की नीयत से लेट गया, लेकिन नींद उसकी भूरी आंखों से कोसों दूर थी। वो जब आंखें बंद कर रहा था तो उसके चेहरे के सामने वही शहद रंग आंखों वाली लड़की मुस्कुराकर उसे देख रही थी। उसने सर झटका और अपना जहन कहीं और लगाने की कोशिश की। हाशिर ने बहुत सारे फैसले एक पल में तय कर लिए थे। जिस सुकून को वो महसूस करना तलाश करना चाह रहा था, वो शायद उसे कभी न मिलने वाला था। आज सुबह का मौसम काफ़ी दिलफरेब था। वैसे तो कराची में अमूमन बारिश कम ही होती थी, लेकिन जब होती थी तो हर सू एक सूनी सी महक रच बस जाती। सड़क पर लोग अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थे। तुम उसी सड़क के सामने वाली इमारत में जाओ तो वहाँ भी कुछ लोग अपने सर झुकाए हुए काम में मगन थे, जैसे उन्हें दिल लुभा देने वाली मौसम से कोई लगाव ना हो। ऐसे में फजर सफ़ेद रंग की शलवार कमीज पहने, जिसके गले पर सियाह काम था, बाल ऊंची पोनी में मकीद किए काम करने में मगन थी। सुबह के 10 बजने को थे और हाशिर का अब तक कोई नामो निशान तक ना था। फजर ने मुस्तरब नज़रों से घड़ी देखी, फिर दरवाजे की जानिब देखा तो हाशिर मोबाइल पर मसरूफ चला आ रहा था। किसी एहसास के तहत उसने नज़रें उठाकर देखा तो सामने ही फजर को खुद की जानिब देखते पाया। एक पल को उसकी भूरी आंखों में जख्मी सा तासुर उभरा, जिसको उसने फौरन ही चेहरा नीचे करके छुपा लिया और अपने कमरे की जानिब चल दिया। फजर उसकी पुश्त को देखती रही, यहाँ तक कि वो अपने कमरे में गुम हो गया। फजर सर झुकाए बेमकसद ही बोर्ड पर अपने हाथ फेरने लगी। हाशिर जैसे ही कमरे में आया तो देखा सामने ही ताबिश बैठा मोबाइल चला रहा था। मेरी रूह तुम्हारे अंदर आ गई है और तुम्हारी रूह मेरे। जब ताबिश ने उसकी आहट महसूस की तो कहा। उसने कोट उतारकर स्टैंड पर लटकाया और टाई ढीली करके आस्तीन को कोहनियों तक मोड़े हुए धप से कुर्सी पर बैठा। फिर बोला, यार आज आने का बिल्कुल दिल नहीं था। ताबिश ने मोबाइल टेबल पर धरा। माशाल्लाह, माँ सदके, वाकई मेरी रूह आ गई है तुम में। कसम से ब्रो, मेरा भी दिल नहीं करता ऑफिस आने का। वो तो तुम्हारे बारे में जब सोचता हूँ कि बेचारा बच्चा अकेले कितने काम करेगा, तो मैं दिल को कहता हूँ भाई काम का मामला है, जाने दो, इसीलिए आ जाता हूँ। हाशिर ने उसकी सारी बात खामोशी से सुनी, फिर सर झटक कर लैपटॉप की स्क्रीन खोलकर उसने बेमकसद ही देखने लगा। ताबिश को महसूस हुआ जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि उसकी आंखें रात की बेख्वाबी के बारे में बता रही थी। हाशिर, तबीयत खराब है तो रहने दो, आओ घर चलते हैं, तुम आराम भी कर लेना। हाशिर ने उसकी जानिब देखा, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराया। नहीं, मैं ठीक हूँ। ताबिश उसे परेशान को नज़रों से देखे गया। कुछ देर बाद हाशिर फ़ोन उठाए हुए किसी फाइल का पूछ रहा था। मिस कनवल, जो ब्लू कलर वाली फाइल्स थी वो भेजें। ये कहते ही वो रखने वाला था जब पीछे से कोई लड़की बोली,
पर सर वो तो फजर जुल्फ़िकार के पास है। 1 मिनट, मैं उनसे कहती हूँ वो आपके पास ले आएं। नहीं, उन्हें भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें, वो फाइल्स लेकर मेरे कमरे में आएं। ताबिश ने बगौर उसकी बात सुनी पर कहा कुछ नहीं, क्योंकि अभी पूछना बेकार था। वो वैसे भी कहाँ बताने वाला था। वो लड़की कन्वल फजर के पास आकर उसके सामने खड़ी अब फाइल्स का पूछ रही थी। फजर, हाशिर सर ब्लू फाइल्स का पूछ रहे हैं, क्या वो तुम्हारे पास हैं? फजर ने उसकी बात पर इस्बात में सर हिलाया। हाँ, वो मेरे पास हैं, सर ने पिछले हफ्ते रखवाई थी। तुम जाओ, मैं दे देती हूँ। फजर ने मुस्कुराकर अपने मखसूस अंदाज में कहा तो वो लड़की कहने लगी, नहीं, हाशिर सर ने मुझे लाने को कहा है। पर यह तो बहुत ज़रूरी फाइल है, सर ने मुझसे कहा था कि किसी को ना दूं। फिर? फजर ने भय में उचकाए पूछा। मैंने सर से कहा था पर उन्होंने मना कर दिया और मुझसे कहा मैं ले आऊं। फजर उसकी बात पर परेशान हुई। उसने टेबल पर पड़ी हुई फाइल को देखा, फिर वो उठाकर मारे बांधे उस लड़की के हाथ में दे दी। शुक्रिया। वो लड़की मुस्कुराकर वहां से चली गई, जबकि फजर के चेहरे पर परेशानी के अनासिर थे। ताबिश हासिर के साथ उसके ऑफिस में बैठे उसके साथ काम कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने जैसे ही कॉल यस करते हुए मोबाइल कान से लगाया, तभी कोई अनजानी और भारी आवाज़ में बोला, मोहतात रहना, क्योंकि कुछ दिन में तुम्हारे किसी अपने की मौत होने वाली है। ताबिश को हैरानी हुई थी, कौन था वो जो सब कह गया था? कौन बोल रहे हो तुम? ताबिश ने गुस्से से पूछा तो हाशिर अपना काम भुलाए हुए उसकी जानिब सवाली नज़रों से देखने लगा। दूसरी जानिब से एक हंसी गूंजी। मेरे बारे में तुम बाद में जानना ताबिश अलवी, सबसे पहले तुम अपने चाहने वालों की हिफाजत करो। मैंने सुना है तुम पुलिस वाले हो। ताबिश को कुछ समझ न आया वो कौन है और क्या कहना चाह रहा है। उससे कबल ताबिश कुछ कहता दूसरी जानिब से लाइन काट दी गई थी। ताबिश अपने मोबाइल की तारीख स्क्रीन को देखे जा रहा था जब हाशिर की आवाज़ गूंजी। कौन था? ताबिश ने उसकी जानिब देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मुझे नहीं मालूम यार। वो अब कमरे में चक्कर काटते अपनी माँ को फ़ोन लगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ बेटे? माहरुख ने कॉल उठाते ही उससे पूछा। अम्मा, आप ठीक हैं? माहरुख को ताबिश की फिक्रमंद आवाज़ सुनाई दी। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, आयरे से ही बातें कर रही थी, वो अभी अभी आई हैं। ताबिश ने उनकी बात पर सुख का सांस लिया। अच्छा, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, अभी ज़रा मसरूफ़ हूँ। फ़ोन बंद करते ही उसने हाशिर की जानिब देखा। मैं आता हूँ कुछ देर तक। हाशिर ने उसकी जानिब देखते इस्बात में सिर हिलाया और काम में मसरूफ़ हो गया। ताबिश का रुख अब सफ़ा के कमरे की जानिब था। वो जैसे ही दरवाजे खोले अंदर आया तो उसने देखा वो किसी से बात करने में मसरूफ़ थी। सफ़ा ने कुर्सी की जानिब इशारा करके उसे बैठने का कहा और फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ हो गई। ताबिश कुर्सी खींचकर बैठा और टांग पर टांग जमाए उसे देखे गया। सफ़ा ने दूसरी तरफ अलविदाई कलमात कहे, फिर उसे देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ ताबिश अलवी, खैरियत से आना हुआ आपका? ताबिश हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले मेरे मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी। सफ़ा आगे की तरफ होते हुए उसकी बात सुन रही थी। अच्छा, फिर? कॉल करने वाले ने मुझे कहा है कि मेरे आसपास किसी अपने की मौत होने वाली है। ताबिश ने अपनी नज़रों का रुख उसके सफ़ेद हाथों की जानिब किया। मैं यहाँ तुम्हारी खैरियत पूछने आया था, इसीलिए। सफ़ा उसकी बात पर हंसी थी। ओह ताबिश, तुम्हें क्या लगा वो मुझे मार देंगे? ताबिश ने उसकी बात पर कुछ भी नहीं कहा था। कुछ कहने के लिए अल्फाज जैसे ख़त्म हो गए थे। मेरा वो बाल भी बीका नहीं कर सकते ताबिश अलवी, वो लोग सिर्फ धमकियाँ दे सकते हैं, सो तुम परेशान बिल्कुल मत हो। सफ़ा की बात पर उसे ढारस मिली थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गर्म धूप से हटाकर गहरी छांव तले खड़ा कर दिया हो। फिर भी मैं जानता हूँ तुम अपनी हिफाजत करो। ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार घबरा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, जिससे सबकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। उसने परेशान को नज़रों से कहा तो सफ़ा ने इस्बात में सर हिलाया। ठीक है, जैसा आप कहें मिस्टर ताबिश अलवी। उसकी बात पर ताबिश के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। कुछ देर बाद ताबिश वापस हाशिर के कमरे में गया तो उसने देखा कि हाशिर की कुर्सी खाली थी और स्टैंड से कोट भी गायब था। उसने अपना मोबाइल निकालकर उसके नंबर पर कॉल की तो पीछे से ऑपरेटर की आवाज़ गूंजने लगी। उसने सर झटका और वहाँ से निकल गया। रात के 11 बजते ही सब सोने की तैयारी में थे। कोई इक्का दुक्का ही लोग थे जो आपस में मौन गुफ्तगू थे। उनमें से वो दोनों माँ बेटा भी थे जो अपने पलंग पर लेटे हुए न जाने कौन सी बात कर रहे थे। मामा, नाना ने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप में कितना सब्र है, ऐसा क्यों? रामिज ने फजर के हाथ की उंगलियों से खेलते हुए कहा। फजर उसके मासूमाना सवाल पर मुस्कुराकर कहने लगी, मैं आपको बताऊं, मैंने ये सब्र करना कहाँ से सीखा?
رامز نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھا، میں نے ان کے بابا یعقوب علیہ السلام سے سیکھا۔ فضل نے رامز کی جانب دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا، جب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے دور ہو گئے تو ان کے بابا یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی ہمت نہ ہاری، انہوں نے صبر کیا، انہیں معلوم تھا ایک نہ ایک دن انہیں ان کا بیٹا مل جائے گا، اور دیکھو ہمارے اللہ تعالیٰ کو ان کا صبر کرنا اتنا پسند آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کا بیٹا واپس لوٹا دیا۔ فضل نے کچھ پل خاموش رہ کر دوبارہ کہا۔ رامز اس دوران چپ چاپ دل جوئی سے اپنی ماں کو سننے میں مگن تھا۔ اور میں نے یوسف علیہ السلام سے سیکھا کہ چاہے کتنی بھی مشکلیں آپ پر آ گریں، آپ نے اللہ پر توکل رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ اجر نصیب کرے گا، جتنا آپ کا صبر ہوگا اس سے کہیں گنا دگنا آپ کو گفٹ ملے گا۔ رامز نے اسبات میں سر ہلایا، پھر کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگا، کیا آپ نے نانا کو معاف کر دیا ہے؟ ہاں بیٹا، میں نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے جو انسان معاف کرے وہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔ آئرہ ایک سڑک پر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس کی گاڑی عین وقت پر دگا دے گئی تھی۔ سامنے ہی اس کے پولیس یونیفارم میں موجود 2-3 افسر کھڑے تھے۔ اسی دوران کوئی شخص آ کر آئرہ کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ اس نے سیاہ رومال سے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس کی بس آنکھیں ہی جھلک رہی تھیں۔ وہ شخص آئرہ کے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا اس سے پوچھنے لگا، سنو لڑکی، میری بیٹی کہاں ہے؟ آئرہ ڈر کے مارے اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ پھر اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں زلفی سیاہ رومال نیچے کیے اس سے پوچھ رہا تھا، لڑکی میں تم سے پوچھ رہا ہوں فضل کہاں ہے؟ آئرہ اس سے کافی فاصلے پر آتے بولی، مجھے نہیں معلوم۔ زلفی ایک دم سے اس کی جانب آیا اور پیچھے سے اس کے بال جکڑتے پوچھنے لگا، آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد موقع نہیں دوں گا، اسی لیے خاموشی سے اس کا پتہ بتا دو ورنہ تیرا حال اچھا نہیں ہوگا۔ آئرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کہا نا مجھے نہیں معلوم، پھر کیوں زبردستی کرو میرے ساتھ؟ آئرہ اپنے بال چھڑوانے کی تگودوں میں لگی تھی، لیکن زلفی چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے اور زور سے اس کے بال کھینچے تو آئرہ کو آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ لگتا ہے تو بھی اسی کی طرح ڈھیٹ ہے، مجال ہے جو ایک بات پر مانی ہو۔ زلفی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کہنے لگا، جب تک بتائے گی نہیں میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آئرہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا اور زور کا تھپڑ زلفی کے گال پر مارا۔ تیری اتنی جرات، تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گی سالی کمینی؟ زلفی ایک دم اس کی جانب بڑھا اور زور سے آئرہ کو تھپڑ مارا۔ آئرہ نے بھی اسی وقت جوابی وار کیا اور ایک زوردار تھپڑ مارا، اور ساتھ ہی اپنا پرس بھی، جس کی وجہ سے زلفی سڑک پر گر کر کرہانے لگا۔ اس کے گرنے سے پورے ماحول میں شور سا اٹھ گیا۔ ارے تابش بھائی، وہ دیکھیں کیا سین ہے؟ ان پولیس اہلکاروں میں سے کسی نے زلفی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو تابش نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کے سامنے آئرہ کسی کو بہت بے دردی سے مار رہی تھی۔ کچھ پولیس افسران اس کی طرف جانے لگے تھے جب تابش نے انہیں روکا۔ رکو تم لوگ، یہیں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ تابش نے دیکھا آئرہ اس آدمی کو دوبارہ زمین پر گرائی و مارنے لگی تھی۔ وہ اپنے ساتھی پولیس والوں کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ وہ سڑک کے دوسری جانب کھڑا تھا، پھر ابھی وہ سڑک پار کر ہی رہا تھا تو زلفی نے اس کی جانب دیکھا اور بھاگ گیا۔ تابش نے آئرہ کے قریب جا کر بولا، ماشاء اللہ، زبان کے ساتھ ساتھ تمہارے تو ہاتھ پاؤں بھی برابر چلتے ہیں۔ وہ سینے پر بازو جمائے ہوئے تائیدی انداز میں اس کی طرف دیکھتے کہنے لگا، تم ذرا اپنے پاؤں بھی چلا لو، کیونکہ تمہارے سامنے ہی ایک مجرم دم دبا کر بھاگا ہے۔ اس نے آپس میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ تابش نے ارد گرد سڑک کی جانب نظر دوڑائی۔ اس سنسان جگہ پر کھڑی کیا کر رہی تھی ویسے؟ دھوپ سیک رہی تھی، آئرہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، گھر کی چھت کم پڑ گئی تھی کیا؟ اس نے آئرہ کی جانب طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ نظر نہیں آ رہا کیا؟ گاڑی خراب ہو گئی ہے میری، دھوکہ دے دیا بیچ سڑک پر اس نے، اسی لیے رکشا کے انتظار میں کھڑی تھی۔ آئرہ گاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جلتے انداز میں کہا۔ ایک تو اچانک سے زلفی نے پنگا لے لیا اور پھر اوپر سے تابش کے سوالات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے شدید غصہ چڑھا۔ ویسے یہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ تابش نے یاد پڑھنے پر پوچھا۔ لائن مار رہا تھا، آئرہ نے سر جھٹکتے کہا، لیکن تابش کی اگلی بات پر اسے غصہ آیا۔ استغفر اللہ، یقیناً اس بیچاری کی آنکھیں خراب ہوں گی۔ نکل جاؤ یہاں سے، کہیں تمہاری آنکھیں نہ پھوڑ دوں۔ میرے ہاتھ پاؤں کے ظوہر تو ویسے بھی دیکھ چکے ہو، زکوٹا جین۔ اللہ نہیں، پلیز میری آنکھیں مت پھوڑنا، میں اندھا ہو جاؤں گا۔ آئرہ نے اس کی اوور ایکٹنگ پر تحمل سے دیکھا۔ ہو گیا، اب میں جاؤں؟ نہیں رکو، ایسے نہیں، پہلے میں تمہیں انٹرویو کروا دیتا ہوں، پھر چلی جانا، کیونکہ یہاں تمہیں کوئی رکشہ وغیرہ نہیں ملنے والا۔ اور میری گاڑی، اس کا کیا کرو گے؟
आयरा ने सवालिया नजरों से उसे देखते पूछा। करना क्या है भाई, अपने पास तो रखने से रहा, किसी मैकेनिक को दिखाऊंगा। ये कहते ही वो अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया था। आयरा इस वक्त अपने कमरे में मौजूद चक्कर काटते हुए फजर को कॉल कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उसे फजर की आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, मेरा सुपरमैन कैसा है? मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारा सुपरमैन भी ठीक है। यार बहुत याद आ रही है तुम दोनों की, आयरा ने अफसरदा अंदाज में कहा। क्यों? फजर की सवालिया आवाज़ गूंजी थी। क्या मतलब क्यों, मुझे तुम्हारी याद नहीं आ सकती क्या? उसके अंदाज पर फजर जोर से हंसी, फिर नफी में सर हिलाने लगी। अरे मेरी प्यारी दोस्त, मजाक कर रही थी, तुम याद कर सकती हो क्योंकि एक तुम ही तो हो जो हमें याद करती हो। आखिर में फजर का अंदाज कुछ संजीदा था। आयरा ने उसके लहजे पर गौर करना चाहा, लेकिन तभी फजर ने बात पलट दी। खैर और सुनाओ, क्या कर रही थी? फजर के सवाल पर उसे आज दिन में हुआ वाकया याद आया। यार मैंने तुम्हें एक बात बतानी है, आयरा ने कुछ सोचकर बताने का फैसला किया था। हाँ बोलो, आयरा ने गले से थूक निकलते हुए कहा। मुझे अंकल मिले थे, वो तुम्हारा पूछ रहे थे। उसने आंखें बंद किए हुए उसके गोशे गुजार किया। फजर को लगा उसने कुछ गलत सुना है, इसलिए उसने दोबारा तस्दीक के लिए पूछा। क्या क्या कहा तुमने? आयरा ने उसके अंदाज को देखते दोबारा कहा। हाँ फजर, अंकल मिले थे मुझे। कब मिले थे? आयरा को उसके आवाज़ में वाज़ेह घबराहट महसूस हुई। आज ही मिले, उन्होंने मुझे बहुत मारा भी, लेकिन आयरा उसे टहलते हुए बताने लगी। लेकिन क्या आयरा, जल्दी बोलो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, तुम ठीक हो? आयरा उसकी फिक्रमंद होने पर मुस्कुरा दी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं तुमसे वो बात नहीं कह पा रही हूँ जो मुझे बतानी है। उसके चेहरे पर वाज़ेह देखा जा सकता था कि डर के तासुरात थे। उसे लग रहा था उसकी बात पर उसकी दोस्त बुरा मान जाए। आयरा कह दो जो भी कहना है, वैसे भी अब मैंने उन्हें कुछ कहना भी छोड़ दिया है। अब मुझे इस चीज़ से भी कोई सरोकार नहीं कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। उन्होंने मुझे मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। फजर, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है ना, आज तक मेरे अपने माँ बाप ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। जब अंकल ने मुझे मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर मैंने बहुत मार दिया उन्हें। प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना मुझसे। आयरा को अंदेशा हुआ जैसे ये सब सुनने के बाद फजर उसे कता ताल्लुक कर देगी। ये सोचते ही एक खौफ सा उसके पूरे जिस्म में तारी हुआ, क्योंकि फजर के अलावा कोई उसकी दोस्त ना थी। फजर ने कुछ देर खामोशी का लिबादा ओढ़े रखा। क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा? आयरा को अपना शक यकीन में बदलता हुआ महसूस हुआ। नहीं आयरा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मुझे नहीं पता बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। आयरा, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। फजर ने अपने गालों से आंसू साफ किए। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। आयरा ने तर्ज लहजे में उससे पूछा। कुछ देर फजर खामोश हो गई। उसके रोने की घुटी घुटी आवाज़ आयरा को सुनाई दी। आयरा, मुझे जाना होगा, सुबह ऑफिस है मेरा। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया और आयरा बस उस मोबाइल की तारीख स्क्रीन ही देखती रह गई। हाशिर अपने कमरे में मौजूद पलंग की पायंती से टेक लगाए हुए बैठा था। सफ़ेद आधे बाजू वाली शर्ट पहने, माथे पर बाल बिखराए, वो किताब पर नज़रें जमाए हुए किसी गहरी सोच में मुब्तला दिखाई देता था। ऐसे में उसी वक्त उसका मोबाइल बजा। उसने हाथ में उठाकर देखा तो ताबिश अलवी लिखा आ रहा था। उसने कॉल दरगुजर की और दोबारा अपने काम में मगन हो गया। आज उसका किताब पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा था। ये मुझे क्या होता जा रहा है, एक लम्हे के लिए भी चैन मुयस्सर नहीं, क्यों? क्या मैंने जो दस्तबरदारी का फैसला किया है, क्या वो दुरुस्त है? इस सवाल पर उसने अपने दिल को टटोलना चाहा, लेकिन कुछ जवाब नहीं बन सका। अगर दुरुस्त है भी तो मुझे एक पल का चैन क्यों नहीं मिल रहा? वो बार बार मुझे क्यों याद आ रही है? उसका चेहरा क्यों बार बार मेरी निगाहों के सामने आ रहा है? क्या मैं उससे इतनी मोहब्बत करने लगा हूँ कि अब एक पल के लिए भी मुझे उससे दूरी नहीं सही जा रही? मुझे पहले नहीं एहसास हुआ था इस बात का। वो किताब को अपने बराबर में रखते हुए सर पकड़कर बैठ गया। इसी असना में उसके टेरिस का दरवाज़ा बजा। हाशिर ने एक दफ़ा उस आवाज़ को सुना, अनसुना कर दिया, लेकिन मुकाबिल भी जैसे ढीठ साबित हुआ था। उसने दोबारा दस्तक दी। हाशिर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही ताबिश को देखते डर गया। कुछ पल वो उसे गुस्से से देखते गया, फिर बोला, ये क्या तरीका है? ताबिश ने मुस्कुराकर कहा, तुम ना तो कॉल उठा रहे थे और न ही मेरी किसी बात का जवाब दे रहे थे और न ही नीचे का दरवाज़ा खोल रहे थे, इसलिए यहाँ से आना पड़ा। थोड़ी बहुत मुश्किल तो हुई, मगर कोई बात नहीं। हाशिर ने उसकी इतनी लंबी बात पर कोई रद्द अमल जाहिर ना किया। पलंग पर नीम दराज होकर और आंखों पर बाजू जमा दी। ठीक इसी पल ताबिश भी जंप करके पलंग पर बैठा।
हाशिर ने बाजू हटाकर उसे देखा। ये इधर क्यों लेट रहे हो? उठो यहाँ से और जाओ घर पर, आंटी अकेली हैं। हाशिर ने वापस इसी तरह आंखें मूंद ली। ये क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? ताबिश ने गुस्से से उससे पूछा। रात के तीसरे पहर कोई मेहमान नहीं कहलाता। हाशिर उसी तरह लेटे हुए बोला। मैं आपको बताता चलूं कि आपकी आंटी साहिबा इस वक्त अपने कज़न की तरफ गई हुई हैं, इसलिए अपने कान में यह बात कहीं संभाल कर रख लो कि मैं आज यहाँ ही हूँ। ताबिश ने उसकी बुक के साथ छेड़छाड़ करते कहा। लो जी, ये मुसीबत आज मेरे सर रहेगी। ताबिश ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। जी बजा फरमाया आपने हुजूर। 10 मिनट यूं ही गुजर गए, लेकिन उनके दरमियान कोई बात ना हुई। हाशिर अब पलंग से टेक लगाए हुए बैठा किसी सोच में गुम था, जबकि ताबिश उसे जांचती हुई नजरों से घूर रहा था। क्या हुआ भाई? अपनी निगाहें उस पर जमाए हुए कहा, लेकिन हाशिर ने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि उसने सुना ही नहीं था। ताबिश ने उसे दोनों हाथ पकड़कर जोर से हिलाया तो वो होश में आया और हवास पाकता होकर कहने लगा, क्या हुआ? वो फटी फटी आंखों से ताबिश को देखे जा रहा था। मेरे भाई, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? क्यों मजनू की तरह बैठकर लैला की याद में खोए हुए हो? हाशिर ने एक नज़र उसे देखा, फिर कहने लगा, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? हाशिर ने सर पकड़ते हुए कहा तो ताबिश को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जब से मैंने फजल से कतई ताल्लुक किया है, तब से मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूँ उसके बारे में ना सोचूं, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसने अपनी निगाहें उठाकर ताबिश की तरफ देखा तो वो पुरसोस नज़रों से उसे ही देख रहा था। मैं ना कहता था कि मोहब्बत अच्छे अच्छों को गधा बना देती है। मैं सही था, पर खैर इंशाअल्लाह इस चीज़ का हल हम निकाल देंगे। तुम परेशान मत हो मेरे भाई, तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे भी रोना आ गया, देखो ज़रा। उसने अपनी आंखों से नादीदा आंसू साफ करते हुए कहा तो हाशिर ने जोर से उसके सर पर तकिए का वार किया। मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वो अब गुस्से से उसे देख रहा था। हाँ तो क्या, अब मैं भी तुम्हारे अंदाज में बैठकर मजनू बनकर लैला के नाम की माला जपता रहूं? बोलो। ताबिश ने सर झटक आखिर में दोबारा कहा, मजनू की औलाद ना हो तो। हाशिर उससे नाराज होकर पीठ के बल लेट गया। मुझे नखरे तो ऐसे दिखा रहा है जैसे मैं इसकी लैला हूँ। वो भी बड़बड़ाते हुए सोने लग गया। जुल्फी एक सस्ते तरीन होटल में बैठा था। वो यहाँ आज सुबह ही आया था। उसके कमरे में ज़्यादा कुछ ना था, बस एक छोटा सा पलंग और उसके बराबर में 2 साइड टेबल, एक अलमारी, बाकी कोई ऐसी चीज़ ना थी। जुल्फी अपने कपड़े अपने बैग से निकालकर अब उस कमरे में मौजूद अलमारी में रख रहा था। जब वो सारे कपड़े रख चुका तो आप ही आप उन कपड़ों को देखकर जोर जोर से हंसने और फिर कहने लगा, जुल्फी को लोग पागल समझते हैं, लेकिन वो है नहीं। उसके चेहरे पर अब भी गहरे जख्म के निशानात थे। वो अब एक दिन पहले हुए वाक़ये के बारे में सोचने लगा। ये मंजर सुबह का है। परिंदे अपनी आबो हवा की तलाश में थे। आसमान पर आज कोई बादल ना था। चारों तरफ सूरज ने अपने होने का एहसास जगाया हुआ था। ऐसे में जुल्फी अपने उसी दोस्त के साथ टेबल पर बैठा था। आज उसका दिल कार्ड खेलने का भी नहीं कर रहा था। वो कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। किन सोचों में गुम हो जुल्फी? उसके दोस्त ने कार्ड पर झुकते हुए कहा। मालिक ने अपने बंदे मेरे घर भिजवा दिए थे। उन लोगों ने तोड़ फोड़ की और चले गए। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। क्यों, ऐसी कौन सी जगह गए थे? मैं अपनी बेटी का पता करवाने गया था। जुल्फी ने उसकी तरफ देखते कहा। वो शख्स कार्ड्स अपनी जगह रखते हुए सीधे होते हुए बोला, शुक्र कर फिर उसका, आज तेरी बेटी ने तुझे बचा लिया है। जुल्फी खामोश निगाहों से उसे देखे गया। फिर अब क्या इरादे हैं तेरे? जुल्फी उसके सवाल पर मुस्कुराकर बोला, मैंने कराची से जाने के सारे इंतजाम कर दिए हैं। अब मैं कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊंगा, किसी ऐसी जगह जहाँ से कोई मुझे ढूंढ भी ना सकेगा। वो दोनों हाशिर के कमरे में मौजूद थे। ताबिश सियाह खुले बटन वाली शर्ट पैंट पहने, बाल माथे पर पीछे किए हुए, टांग पर टांग जमाए हुए, पुरसोच नजरों से हाशिर को देख रहा था, जिसने सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ रखी थी। बाल माथे पर सेट किए वो इंटरकॉम पर बात करने में मगन था। मिस कनवल, आप फजर से कहें मैंने जो आपको काम दिया है वो अभी करके मुझे मेल करें। ओके सर। उस लड़की ने इतना कहते हुए फ़ोन रखा और फजर की जानी बढ़ गई। तुम फजर को इग्नोर क्यों कर रहे हो? ताबिश ने सवालिया अंदाज में उससे पूछा तो हाशिर ने मेज़ पर नजर आते हुए अपने अक्स को देखते कहा, मैं उसे इग्नोर नहीं बल्कि अवॉइड कर रहा हूँ। उसके जवाब पर ताबिश कुछ बोल ही ना सका, जैसे ज़बान ने साथ छोड़ दिया हो। कुछ देर कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई रही। हाशिर सर झुकाए हुए लैपटॉप पर काम कर रहा था और ताबिश भी उसी के साथ बैठा था। करीबन आधे घंटे बाद हाशिर ने इंटरकॉम उठाया और कान से लगाए कहने लगा, कनवल आप फजर से कहें जितना भी काम हुआ है मुझे उसकी अपडेट दें। सर मगर फजर तो चली गई बगैर बताए।
میں نے سب لوگوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اسے کسی کی کال آئی تھی، وہ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد حاشر نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب کب گئی فضر؟ تابش کی نظریں بھی حاشر کا احاطہ کرنے لگیں۔ اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ تابش اور حاشر کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ سر بس کچھ منٹ ہی گزرے ہوں گے، مجھے لگا اس نے آپ کو بتا دیا ہوگا، اسی لیے۔ کنول نے گھبراہٹ کے عالم میں بس اتنا ہی کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حاشر نے اتنے کہتے انٹرکام کی جگہ پر رکھا۔ کمرے میں ایک دم ہی پریشانی نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ حاشر اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ ایسے کیسے وہ بغیر بتائے جا سکتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ تابش اسے جواب دیتا، اس کے نمبر پر فضر کی کال آنے لگی۔ فضر مجھے کال کر رہی ہے، اس نے حاشر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اٹھاؤ نا، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ حاشر نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے موبائل اسپیکر پر کیا۔ تابش سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ فضر کی روتی ہوئی آواز موبائل کے اسپیکر سے گونجی۔ وہ دونوں حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جی بولے فضر، میں سن رہا ہوں۔ کچھ دیر پہلے فضر بھورے رنگ کی شلوار قمیض میں موجود بال پونی میں جکڑے کمپیوٹر پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ حاشر کا کوئی کام کرنے میں مگن تھی۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا کال کرنے والی ہبا تھی۔ آپی فضر کے کان میں ہبا کی روتی ہوئی آواز سنائی دی تو فضر ایک دم ہی پریشان ہوئی۔ کیا ہوا ہبا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپی رامس، ہبا نے اتنا ہی کہا تھا اور ہچکولے لے کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے ہبا، رامس کو پلیز بتاؤ، ٹھیک تو ہے نا وہ؟ فضر تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ بولی۔ آپی میں اور رامس ہم نہ پارک تک گئے تھے آپی، وہاں آپ کے بابا 2 بندوں کے ساتھ آئے اور رامس کو لے گئے۔ کیا مطلب لے گئے ہبا، یہ کیا بول رہی ہو؟ آپی پلیز آپ جلدی آ جائیں، ہبا روتے ہوئے بولی۔ اچھا میں آتی ہوں۔ ہبا نے روتے ہوئے ساری داستان اس کے گوشے گزار کی اور یہاں فضر کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہ بچی ہو۔ وہ بامشکل کرسی کا سہارا لیے اٹھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس سے اس کی زندگی کی ڈور چھین لی گئی ہو۔ ایک ایک قدم من بھر کا محسوس ہو رہا تھا۔ چلنے میں دشواری کا سامنا بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ ہمت مجتمع کر کے جیسے تیسے سڑک پر آئی تھی۔ ہبا آج کہیں باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس نے رامس کو ناشتہ بھی جلدی کروا دیا تھا۔ وہ اب اسے تیار کر رہی تھی۔ ہبا آپی، ہم تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہبا نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا اور کہنے لگی، ہم پارک جا رہے ہیں۔ تم اس بچے کو صبح 9 بجے اسی پارک میں لے جانا، فوکسی نے اپنی آنکھوں میں چمک لیے کہا۔ وہ جلدی جلدی اس کے سارے کام نمٹانے لگی تھی۔ لیکن مما نے مجھے منع کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں ان سے پوچھے بغیر کہیں نہ جاؤں۔ اس کی ننھی آنکھوں میں پریشانی تھی جسے ہی بابا کو بھی دیکھ رہی تھی۔ رامس، میں نے آپ کی ماما سے فون کر کے اجازت لے لی ہے، کیوں نہ اس بچے کے اغوا کا الزام اس کے بابا پر لگا دیں ہم، کیونکہ ان دونوں باپ بیٹی کے ویسے بھی نہیں بنتی۔ ہبا نے اپنی چال چلنا شروع کر دی تھی۔ وہ سب کچھ فوکسی کو بتانے لگی۔ ہبا نے اس کے سامنے جوتے رکھے تو اس نے اپنی نظروں کا رخ اس کی جانب کیا۔ یہ سفید رنگ کے جوگرز تھے جو اس کی مما نے حال ہی میں لیے تھے۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے پھر میرے 2 خاص بندے آئیں گے اسے لینے۔ رامس نے مسکرا کر اس کی بات مانی تو ہبا نے اس کے دونوں گال پکڑ کر اور پھر پیار کرنے لگی۔ رامس دیکھو موسم کتنا اچھا ہے نا؟ وہ دونوں دارالامان کے قریب بنے ہوئے ایک پارک میں آئے تھے۔ پھر جب وہ رامس کو لے جائیں تو تم فضر کو فون کرنا، روتے ہوئے۔ فوکسی کو اس سارے عمل کو سوچتے ہوئی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان پر آج دوبارہ بادلوں کا بسیرا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی مینا برسانے کے لیے تیار کھڑے ہو، رامس نے آسمان کی جانب دیکھا تو ایک سفید کبوتروں کا گولا اپنے پر پھڑپڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اسے ہمیشہ یہ کبوتر اچھے لگتے تھے، سکون بھری فضا میں اڑتے ہوئے، ہر پریشانی سے پاک۔ اس سے کہنا کہ اس سب کے پیچھے اس کا باپ ہے، تمہارا کام ہے فضر کے کان میں اس آدمی کا نام ڈالنا۔ اس نے اپنے سامنے جلتی ہوئی موم بتی کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ جی بہت اچھا ہے، رامس نے ان کبوتروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو پھر کیوں نہ ایک زبردستی چائے پی لیں؟ ہبا نے تھوڑی دور بنے ہوئے چائے کے ڈھابے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اگر اس نے پولیس کو انوالو کرنے کی کوشش کی تو؟ ہبا کے انداز میں اب ایک ڈر سا سمایا ہوا تھا۔ ہبا اس کی انگلی تھامے ہوئے اس جانب قدم بڑھانے ہی لگی تھی جب 2 نقاب پوش ان دونوں کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ رامس اس سے چھپنے لگا۔ کون ہو تم اور اس بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہبا نے رامس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن بے سود، کیونکہ آدمی نے جھک کر رامس کو اٹھا لیا تھا۔ رامس گھبرا کر ہبا کو دیکھنے لگا۔ اس کی تم ٹینشن مت لو، وہ فوکسی دی فوکس سنبھال لے گی۔ سیاہ ماسک کے حالے میں اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ ہبا اپی مجھے بچائیں، اس نے روتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر کہا۔
हिबा आप भी मुझे बचाएं, मेरी मम्मा को बुलाएं। रामिस की आवाज़ अब दूर होती हुई महसूस हो रही थी। उसी पल हिबा अपने मोबाइल से फजर को कॉल मिलाने लगी। आदि और समी उस बच्चे को अब फॉक्सी के अड्डे पर ले आए थे। उसे आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। रामिस ने रोते हुए उस कमरे में देखा तो कई सारी लड़कियां जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसे डर महसूस हो रहा था, उसका दिल धक धक कर रहा था। उसके सामने ही समी उसे देखते हुए हादी से कुछ बात कर रहा था। रामिस ने भीगी आंखें लिए हुए उन्हें देखा। मैडम जैसे ही आए तो उन्हें बता देना, हम उस बच्चे को ले आए हैं। समी ने उस बच्चे को नापसंदीदा नजरों से देखा जो उसे रोते हुए देख रहा था। समी के सामने खड़े हादी ने अस्पात में सर हिलाया और चला गया। समी अपने भारी कदम उठाते हुए रामिस की जानिब आया। प्लीज अंकल, मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ दें, वो बहुत परेशान हो रही होंगी। समी उसके सामने कुछ फासले पर बैठा और पूछने लगा, मम्मा की याद आ रही है? रामिस ने उसकी बात पर जोर जोर से अस्पात में सर हिलाया। मेरी मम्मा वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। अंकल प्लीज, आप मुझे उनके पास छोड़ दें, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। मुझे कुछ हो गया तो वो जिंदा नहीं रह सकेंगी। रामिस ने रोते हुए उसके दोनों हाथ थामना चाहे, जिसे एक झटके से समी ने पीछे कर लिए। धक्का लगने से रामिस पीछे को गिरा, लेकिन दोबारा उठकर समी के पास आया और अपनी आंखों में आंसू लिए उससे मिन्नतें करने लगा। समी के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, उसे गुस्सा आया और उसी वक्त उसने रामिस के गाल पर जोरदार हाथ मारा, जिसकी वजह से उसके नन्हे गाल पर निशान पड़ गया था। वो रामिस जिसे उसकी माँ ने आज तक सख्त हाथों से न थामा था, आज उसी माँ के सगे भाई ने उसे थप्पड़ मारा था। वो हिचकियों से रोने लगा और जोर जोर से फजर को पुकारने लगा, मम्मा प्लीज आ जाए आप, मम्मा आ जाए प्लीज। चुप करो, जब से आए हो बोले ही जा रहे हो। समी के एक जोरदार दहाड़ से पूरे कमरे में सब कुछ छा गया था। वो एकदम उठा और बाहर की जानिब चल दिया। पीछे रामिज उसे सहमी नजरों से जाते हुए देखता रहा। वो घुटनों के गिर्द हाथ बांधे हुए, सर घुटनों में दिए हुए सिसक सिसक कर रोने लगा। फजर भागने के से अंदाज में दारुल अमान आई तो उसका रुख हिबा के कमरे की जानिब था। उसने एक जोरदार धक्के के साथ उस कमरे का दरवाजा खोला तो सामने ही हिबा अपने पलंग पर बैठी नजर आई। हिबा उसे देखते ही दौड़कर उसकी जानिब बढ़ी, फिर जोर से गले लगाए हुए रोने लगी थी। साथ उसके लबों से अल्फाज भी जुदा होने लगे। आप ही रामिस, मुझे माफ कर दे प्लीज। फजर ने उसे खुद से अलग किया और अपने सामने खड़ा किए उससे पूछने लगी, मुझे ठीक से बताओ कि क्या हुआ। हिबा ने संभल कर उसे देखा, फिर अपने पलंग की जानिब बढ़ गई। फजर भी उसके साथ कदम से कदम मिलाते आई। मैं और रामिस आस पार गए थे, वहाँ आपके बाबा दो आदमियों के साथ आ गए। उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और रामिस को छीन कर ले गए। फजर के पास अगर उस वक्त दीवार का वाहिद सहारा ना होता तो शायद वो अब तक गिर चुकी होती। हिबा, वो किधर ले गए मेरे रामिस को? मैं किधर ढूंढूं उसे? फजर की आंख से एक आंसू लुढ़क कर जमीन बोस हुआ। हिबा ने उसकी जानिब देखा, उसके लब कपकपा रहे थे। आप ही, मुझे तो लगता है आपके बाबा जानबूझ कर ले गए हैं। वो वैसे भी आपको बहुत तंग कर रहे थे और कब से बुला भी रहे थे। तो क्या पता उन्होंने शायद कोई मंसूबा बनाया हो कि अगर वो रामिस को ले जाएंगे तो उसके पीछे आप वैसे आ जाएंगी। फजर के अंदर उसकी बात सुनकर एक नई ताकत ने जन्म लिया था। उससे अपने जिस्म में जान पैदा होती हुई महसूस हुई। हाँ हिबा, मैंने क्यों नहीं सोचा ये? वो बाबा के साथ ही होगा, देखना मैं ले आऊंगी उसे। ये कहते ही वो एकदम बाहर की जानिब भागी। पीछे खड़ी हिबा लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए हुए उसे जाता हुआ देखने लगी। फजर अपने घर आई तो एक बड़ा सा सियाह ताला दरवाजे पर लगा हुआ उसका मुंह चढ़ा रहा था। वो उसी तरह ताले को हाथ में पकड़े हुए दरवाजे को घूर रही थी जब उसे किसी जानने वाले की आवाज़ आई, बेटा तुम जुल्फी की बेटी हो ना? उसने आंख में आंसू लिए उस आदमी की जानिब देखा और अस्पात में सर हिलाया। अंकल, आप बता सकते हैं मेरे बाबा कहाँ हैं? उस आदमी ने अजीब नजरों से उसे देखा। जुल्फी तो ये घर छोड़कर चला गया। क्या मतलब कहाँ गए? क्या आपने उनके साथ कोई छोटा बच्चा देखा था? फजल ने एक साथ कई सवाल दाग दिए। पता नहीं, मुझे याद नहीं। ये कहते ही वो आदमी जहाँ से आया था वापस वहीं चला गया। फजल ने दोबारा अपनी नजरें उस सियाह ताले पर की तो उसे एक ख्याल गुजरा। उसने फौरन अपने ख्याल पर अमल करते हुए ताबिश का नंबर मिलाया और कान से लगाया। ताबिश सर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, उसने रोते हुए कहा तो ताबिश की आवाज़ गूंजी। जी बोले फजर, मैं सुन रहा हूँ। मेरे बेटे रामिस को बाबा ने अगवा कर दिया है। फजर के इंकशाफ पर दोनों को एक जोरदार झटका लगा। ताबिश ने हासिल की तरफ देखा तो वो भी परेशान सा आगे को होकर सुनने लगा। आप मुझे कुछ उनके बारे में बता सकती हैं कि वो किस जगह पाए जाते हैं अक्सर? फजर ने लंबी
लंबी सांस भरी और गुजरे हुए वाक्य के साथ साथ उस जगह के बारे में उसे बताने लगी जहाँ जुल्फी पाया जाता था। आप इस वक्त कहाँ हैं? ताबिश ने उससे पूछा तो फजर ने जवाबन कहा, मैं इस वक्त अपने घर के सामने खड़ी हूँ। उसकी आवाज़ में एक अनोखी सी उदासी थी। ठीक है, आप मुझे लाइव लोकेशन भेजें, मैं अभी आता हूँ। ताबिश जगह से उठा और भागने के से अंदाज में बाहर की जानिब गया। कुछ ही देर गुजरी थी, वो अब फजर के सामने खड़ा था। उसने देखा वो और आयरा एक साथ बैठी थी। फजर रो रही थी जबकि आयरा उसे चुप करवाने में लगी हुई थी। ताबिश उन दोनों की जानिब बढ़ा। मैंने आपके बताते ही हर उस जगह रेड बढ़वाई है जहाँ आपके बाबा के इम्कान हो सकता था, लेकिन जैसे ही मेरे साथी वहाँ गए तो वो शायद वहाँ से भाग गए। मगर आप फिक्र ना करें, मैंने हर जानिब पुलिस फैला दी है। आपके बाबा इतनी आसानी से रामिस को कहीं नहीं ले जा सकते। फजर ने अपना चेहरा उठाकर उस जानिब देखा, फिर कहा, प्लीज़ आप कैसे भी करके मुझे मेरा बेटा ला दें। सर, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। उसने रोते हुए कहा तो ताबिश के दिल को कुछ हुआ। वो घुटनों के बल उससे थोड़ा फासले पर बैठते हुए कहने लगा, कह तो रहा हूँ, आप परेशान मत हो, मैं ढूंढ लूंगा। आप मुझे ये बताएं, किसने आपको कॉल करके इतला दी थी? फजर ने अपने आंसू से भरी हुई आंखों से उसे देखा, फिर कहने लगी, जिस दारुल अमान में मैं रहती हूँ वहाँ की एक लड़की ने बताया था मुझे। ताबिश ने हैरत से आयरा को देखा जो उससे नजर चुरा गई। और आपके शोहर? ताबिश ने नजरों का रुख फजर की जानिब करके पूछा। 2 साल कबल उनकी डेथ हो गई है। फजर ने अपना सर झुकाए हुए आंसू बहाते कहा, क्या आप मुझे उस लड़की से मिलवा सकती हैं? ताबिश ने पहले आयरा को फिर फजर की जानिब देखा। ठीक है, ये कहते ही वो खड़ी हो गई और उन दोनों के आगे चलने लगी। उसी दौरान ताबिश का मोबाइल बजने लगा। उसने पैंट की जेब से निकाल कर देखा तो हाशिर की कॉल आई थी। उसने उठाकर मोबाइल कान से लगाया। हाँ बोलो। हाशिर को उसके अंदाज से मालूम हुआ था वो काफ़ी मसरूफ़ है। सब खैरियत है, कुछ पता चला? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी ज़रा मैं फजर के साथ हूँ। ये कहते ही ताबिश ने फ़ोन काटा और अपने कदम फजर की तरफ बढ़ा दिए। दूसरी तरफ हाशिर अपने ऑफिस में बैठा परेशान सा लग रहा था। उसका काम में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। उसका ख्याल बार बार फजर की जानिब रागिब हुए जा रहा था। वो फजर के पास जाना चाहता था, लेकिन जाता भी किस हैसियत से? अभी उनके माबैन ऐसा ताल्लुक ना था जिसकी वजह से वो मिल सकता। वो तीनों अब उसी दारुल अमान में मौजूद थे। उसके सामने हिबा सर झुकाए हुए बैठी रोते हुए आज के रोनुमा हुए वाक़ये के बारे में बता रही थी। उन दोनों से कुछ फासले पर फजर और आयरा बैठी थी। रामिस खुद जिद कर रहा था। वो कह रहा था मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने 1-2 बार उसे बोला भी कि फजर आप ही आ जाएं तो हम तीनों साथ में चलेंगे, मगर वो नहीं माना। वो रोने लग गया। फिर मुझे तरस आया उस पर, मैं मान गई। मैं बहुत कम वक्त में उससे अटैच हो गई थी। फजर आप ही जब भी ऑफिस जाती तो हम दोनों घंटों एक साथ रहते। फिर जब मैं और रामिस आपस में बात करते हुए हंसी खुशी पार्क में गए, तभी फजर के बाबा 2 आदमियों के साथ हमारे पास आए और जोर जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने मुझे मारा भी और साथ रामिस को छीन कर ले गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उसकी बात ना मानती, उसे किसी बहाने से बहला लेती तो अच्छा था, लेकिन शायद ये पहले से ही होना लिखा था। फिर भी मैं फजर आपी से माफ़ी मांगती हूँ। हिबा ने रोते हुए अपने हाथ फजर के सामने जोड़े, लेकिन फजर उस तरफ मतवजा ना थी। ताबिश ने अस्बात में सर हिलाया, फिर कहने लगा, क्या आपको उन दूसरे आदमियों का चेहरा याद है? उसने सवालिया अंदाज से पूछा तो हिबा ने आंखों में आंसू लिए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, उन्होंने 2 सियाह नकाब पहने हुए थे जिससे बस उनकी आंखें ही नजर आ रही थीं। और कोई चीज़ जो आपने नोट की हो? ताबिश ने वो सारी डिटेल एक सफ़ेद कागज़ पर लिखते पूछा। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। हिबा का जवाब सुनकर उसने फजर की जानिब देखा जो खोई खोई सी थी। ठीक है, आप जा सकती हैं। जैसे ही हिबा के जाने की इजाज़त मिली वो फौरी तौर पर उठ खड़ी हुई। उसने भी एक नज़र फजर को देखा, फिर उस कमरे से निकल गई। मैं दोबारा उस जगह पर देख कर आता हूँ, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। ताबिश ने आयरा को देखते हुए कहा तो उसने अस्बात में सर हिलाया। ताबिश ने अपनी पूरी टीम के साथ एक बार फिर फजर की बताई हुई जगह पर छापा मारा था। पुलिस के आते ही यहाँ भगदड़ मच चुकी थी। कोई शराब की हालत में धुत मेज़ पर पड़ा था तो कोई मुकम्मल होशो हवास में मेज़ के नीचे बैठे उनसे छुपने की कोशिश में था। मगर कुछ पुलिस एहलकारों ने पूरे क्लब में फैलकर छुपे हुए लोगों को बरामद कर दिया था। एक आदमी उनसे नज़र बचाकर भाग रहा था। तभी ताबिश की नज़र उस पर पड़ी। उसने हसन को खबरदार किया और फिर वो आदमी उनके शिकंजे में फंस गया। सर, माफ़ कर दे सर। वो आदमी घिघियाने लगा। हसन ने उसे बड़ी सख्ती से थाम रखा था। कहाँ भागने की तैयारी थी जनाब?
ताबिश ने उसके कंधे को जोर से थाम कर झटका दिया। वो आदमी दबी दबी आवाज में कराहा, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों पकड़ रखा है तुमने? आदमी तकलीफ के बास धीमे लहजे में बोला। उसने एक बार फिर कंधे को जोर से झटका दिया। अब के आदमी की फलक शगाफ चीख निकली, बहुत सवाल करते हो यार तुम, मुझे वो इंसान नहीं पसंद जो मेरे सामने फालतू बकवास करे, इसीलिए बगैर वक्त को ज़ाया किए मेरे सवालात का जवाब दो। जुल्फी कहाँ है? जुल्फी के नाम पर सकलेन की आंखें फैली। कौन जुल्फी? मैं किसी जुल्फी को नहीं जानता। ताबिश हंसा, फिर सबके सामने ही जोरदार मुक्का सकलेन के गाल पर रसीद किया। मुझे मालूम है तुम सब जानते हो, इसीलिए खामोशी से मुंह से फूट लो, वरना। मुक्का एक बार फिर सकलेन के चेहरे के सामने किया, मगर मारा नहीं। सकलेन ने डर के मारे आंखें ही बंद कर दी। ताबिश उसके अंदाज पर मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद वो दोनों आमने सामने कुर्सी पर बैठे थे। सकलेन सर झुकाए जुल्फी के बारे में बस इतना बता रहा था जितना उसे मालूम था। उसने मुझे बताया था कि वो शहर से बाहर जा रहा है, मगर शहर का नाम नहीं बताया। ताबिश ने गुस्से से मुक्का बनाकर टांग पर मारा। वो लब भेजते हुए सकलेन को देखे गया। हसन, इस पूरी जगह को सील कर दो, जितनी बुराइयां कम होंगी इतना हमें सवाब मिलेगा। और हाँ, इन सब लोगों को हिरासत में ले लो, इनकी अकल ठिकाने लगाना अब मेरी जिम्मेदारी है। वो हसन को हुक्म सादिर करता हुआ अपनी पुलिस वैन में आकर बैठा और सर सीट की पुर्श से टिकाए हुए आंखें कुछ देर के लिए मूंद ली। रामिस को गायब हुए पूरा एक दिन यूं ही गुजर चुका था, मगर अभी तक उसकी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिल सका था। वो खुदा से दिल ही दिल में यही दुआ कर रहा था कि फजर को उसका बेटा जल्द मिल जाए, वरना आगे का सोचकर ही उसे कुछ अजीब सा हो रहा था। आंखें खोली तो उनमें नमी सी थी। दाएं हाथ की छोटी उंगली से निकालता आंसू साफ किया और गाड़ी स्टार्ट करते अपनी दूसरी मंजिल की जानिब गामजन हुआ। अभी रामिस की तलाश जारी थी। रात काफी गुजर चुकी थी। फजर दोनों टांगों के गिर्द अपने बाजू फैलाए हुए आयरा को रामिस की कोई भूली बिसरी बात बता रही थी। तुम्हें मालूम है आयरा, जब उसने पहली बार अपने नन्हे नन्हे से कदम जमीन पर चलाए थे तो मैं बहुत खुश हुई थी, इतनी कि कभी शायद ही हुई हो। वो मुझे इतने प्यार से मम्मा कहता था है। एक पल को रुककर उसने खुद की तस्वीर की। आयरा, वो मुझे बहुत याद आ रहा है, मुझे उसकी फिक्र सता रही है। क्या बाबा ने उसे कुछ खाने को दिया होगा? उसने अपनी आंखों में परेशानी लिए आयरा के दोनों हाथ थामते कहा, नहीं, बाबा ऐसे नहीं है, वो कम से कम मेरे बच्चे को भूखा प्यासा नहीं रखेंगे, इतना तो मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। उसने आयरा से सवाल करके खुद ही उसकी नफी की। फजर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। आयरा ने उसे लेटाने की कोशिश की, लेकिन फजर ने नफी में सर हिलाते हुए ऐसे ही बैठी रही। नहीं, रामिस आएगा तो क्या सोचेगा कि उसकी मामा उसके लिए इतनी सी भी परेशान नहीं। नहीं, नहीं आयरा, रामिस को बुरा लगेगा, मैं नहीं सो सकती। फजर ने आयरा को खुद से दूर हटाते हुए कहा। उसकी हालत देखते आयरा को अफसोस हुआ और सोचने लगी कि आखिर जिंदगी ने उसका जीना इतना मुहाल क्यों किया हुआ था। सारी आजमाइश उसी की झोली में क्यों भर दी गई थी। अच्छा चलो मेरे घर चलते हैं फजर। आयरा ने फजर का हाथ थामे उससे कहा तो उसने एक झटके से अपना हाथ खींचा और जोर जोर से कहने लगी, नहीं नहीं, बाबा रामिस को लाते ही होंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आयरा ने उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। फजर, चलो मेरे साथ प्लीज। फजर ने एक जोरदार धक्का देकर उसे खुद से अलग किया। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। उसने आयरा की जानिब गुस्से से देखा और ये सारा वाकया हिबा दूर से खड़ी देखती रही। उसके लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसे सब कुछ तबाह होने का अंदेशा हो। रामिस को यहाँ आए हुए पूरा दिन गुजर चुका था। रात के 3 बजे का वक्त था और फॉक्सी अपने कमरे में हमेशा की तरह ब्लैक गोथा कोट पहने, मास्क चेहरे पर सजाए, क्रोफर से कुर्सी पर टांग जमाए हुए बैठी थी। उसी असना में समी और हादी अंदर दाखिल हुए। मैडम, हम उस बच्चे को लेकर आए थे सुबह में। समी उसके सामने हाथ बांधे हुए सर झुकाए खड़ा था, जबकि हादी सीने पर हाथ बांधे। ज्यादा चिड़चिड़ तो नहीं की? फॉक्सी ने अपने सामने पड़ी हुई मोमबत्ती का शोला लाइटर से जलाते हुए पूछा। समी ने उसके जलते हुए शोले को देखते कहा, बहुत शोर कर रहा था, एक जोर की लगाई है मैंने, अब चुपचाप बैठकर आंसू बहा रहा है अपनी माँ की याद में। उसकी बात पर फॉक्सी के लब सियाह मास्क के हाले में मुस्कुराए थे। ठीक है, अब उस बच्चे को मारकर जल्दी मुझे खुशखबरी दो। जी? समी को महसूस हुआ उसने कुछ गलत सुना है। तुमने कुछ गलत नहीं सुना, बिल्कुल सही सुना है। जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म करो। हादी के लब बेइख्तियार मुस्कुराहट में ढले और फिर वो कुर्सी पर हल्का सा झुका। ठीक है मैडम, मैं जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा। फॉक्सी ने मैच से सियाह रंग की बंदूक उठाई और उन दोनों के सामने जा खड़ी हुई। बिल्कुल नहीं।
फॉक्सी के इनकार पर हादी हैरानी से उसे देखे गया। हाथ जोर से भींचा, इतने कि नसें तक उभरने लगी। फॉक्सी ने वो सियाह बंदूक समी के हाथ में धरी, फिर हादी को देखते हुए कहा, समी, ये कत्ल तुम करोगे। हादी ने कीना भरी नजरों से पहले फॉक्सी फिर समी को देखा। अब उसने अपनी आंखों का रुख समी की जानिब किया तो वो हवनक बना हुआ उसे देख रहा था। मैं? समी ने अपने सीने पर उंगली रखते पूछा। हाँ तुम, क्योंकि इस काम में खासा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए तुम ही करोगे, क्योंकि मैं इस मामूली से बच्चे पर अपनी ताकत ज़ाया नहीं करना चाहती। उसकी बात पर समी ने इस्बात में सर हिलाया और हादी की जानिब तिरछी निगाहों से देखा, फिर उल्टे कदमों बाहर की जानिब बढ़ गया। समी के जाते ही हादी भी गुस्से से कमरे से निकल गया। दोनों के जाते ही फॉक्सी किसी गहरी सोच में गुम हो गई। उसके दिल में रहम की चिंगारी बार बार अंगड़ाई ले रही थी, जिसको उसने बेदर्दी से बुझा दिया और आहिस्ता आवाज़ से बड़बड़ाने लगी। किसी ने फॉक्सी का ख्याल नहीं किया था तो फॉक्सी भी किसी की मासूमियत का ख्याल नहीं करेगी। बड़बड़ाते हुए उसकी आवाज़ ऊंची होती गई और एक खौफनाक हंसी में बदल गई। हादी गुस्से में बिखरे हुए बाहर आया तो दरवाजे के साथ फासले पर सिराज खड़े हुए सीने पर हाथ बांधे हुए उस पर हंस रहे थे। हादी अपनी जगह पर रुके खामोशी से उन्हें देखे गया। सिराज कदम कदम चलते उसकी जानिब आया। मैं इसीलिए तुम्हारे इस धंधे में मुलविस होने के खिलाफ था। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे ऊपर भी किसी और को तरजीह दी गई थी। शुरू शुरू में मुझे भी बहुत गुस्सा आया, मगर फिर ये सोचकर खामोश हुआ कि किसी दिन मेरा अकेले का राज होगा, पर मुझे लगता है वो दिन कभी नहीं आना। हादी ने सरता पैर उन्हें देखा, फिर बोला, मैं भले आदत व अतवार में आप पर गया हूँ, मगर अपने लिए लड़ना मुझे आता है। ये जगह कैसे छीनी है मुझे अच्छे से मालूम है। बस मौके की तलाश में हूँ। जब मौका मिलेगा तभी इन सब की बर्बादियों का आगाज भी हो जाएगा। सिराज ने गौर से उसकी पुरअज़्म आंखें देखी, फिर आबरू उस्काकर मुखातिब किया। अच्छा, ऐसा क्या उखाड़ फेंकने का इरादा है तुम्हारा? हादी उसकी पूरी गुफ्तगू में पहली बार हंसा। अब ये तो वक्त ही बताएगा बाबा जान। जस्ट वेट एंड वॉच। अपनी बात खत्म करते हुए वो यहाँ से चला गया। सिराज उसे जाता हुआ देखने लगा। ताबिश सारे दिन का गया हुआ अब घर लौटा था। वो इस वक्त पूरे वजूद में थकन महसूस कर रहा था। नए दिन का आगाज हो चुका था, मगर रामिस की तलाश अभी तक जारी थी। कोई सुराग नहीं मिल सका था। उसने हर उस जगह को छान लिया था जहाँ जुल्फी का होना यकीनी था। हत्ता के सड़कों पर भी पुलिस बढ़ा दी थी। वो अपने कमरे में आरामदेह कपड़े पहने था, हाथ में मोबाइल पकड़े अब भी हसन से अपडेट ले रहा था। पूरी रात उसने पलक तक नहीं झपकी थी। हाँ बोलो, फिर किसी मशकूक इंसान का गुजर हुआ वहां से? मोबाइल के स्पीकर से निकली आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। नहीं सर, हमने सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है, मगर फिर भी अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। हसन के जवाब पर वह अफसरदा हुआ। ठीक है, जैसे ही आसपास कोई हलचल महसूस हो फौरन मुझे इत्तला करना। हसन से कहते ही उसने कॉल काट दी। तभी मोबाइल पर एक पैगाम छाया। तुम्हें जिस बच्चे की तलाश है वो मेरे पास है। अगर उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें अकेला आना होगा। पैगाम के नीचे ही लोकेशन भी मौसूल थी। ताबिश बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वाक़े पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। कुछ ही मिनट की देर में वह पहुंच चुका था। रास्ते में उसने हसन को उस पैगाम के बारे में सब बता दिया था। ताबिश मोबाइल निकाले दोबारा वही पैगाम पढ़ रहा था। जब उसी नंबर से कॉल आई, उसने बगैर देर किए कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। पीछे से आवाज़ सुनाई दी। मुझे मालूम नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। खैर, बगैर वक्त ज़ाय किए भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें जिसकी तलाश है वो बिल्कुल सामने है। अपने लफ्ज़ अदा करते ही उस इंसान ने कॉल काट दी। ताबिश झुंझला कर रह गया। क्या मुसीबत है यार। वो गुस्से से आगे बढ़ा और तभी उसका पूरा वजूद शामिल हुआ। आंखों ने जैसे बिनाई छीन ली हो। जमीन ने कदम जकड़ लिए। वो गिरने के से अंदाज में उस लाश के पास आया। उसे यकीन करने में दुश्वारी हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। काश जो उसने देखा है वो झूठ निकल आए। मंजर है दारुल अमान का। फजर अभी तक कल वाले अंदाज में अपने पलंग पर घुटनों के गिर्द हाथ बांधे बैठी थी। रामिस का अभी तक कुछ पता नहीं था। दिन के 24 घंटे गुजर चुके थे। ताबिश अभी तक उसके तलाश में गामजन था। आयरा कल रात फजर के पास ही रुक गई थी, क्योंकि फजर की ऐसी हालत ना थी कि उसे अकेला छोड़ा जाए। आयरा फजर के सामने बैठी थी। तभी उसके मोबाइल पर ताबिश की कॉल आने लगी। उसने कॉल उठाते मोबाइल कान से लगाया। क्या फजर तुम्हारे आसपास है? ताबिश की आवाज़ गूंजी तो उसने फजर की जानिब देखा, जो चुपचाप किसी गैर मरी नुक्ते को देख रही थी। हाँ, आयरा धीमे लहजे में बोली। ठीक है, बाहर आकर मेरी बात सुनो। ये सुनते ही आयरा उसके सामने से उठी और बाहर की जानिब चल दी। फजर ऐसे ही बैठी रही। हाँ बोलो, मैं बाहर हूँ अब।
आयरा दारुल अमान के लॉन में आते हुए बोली, एक बच्चे की लाश मिली है। उसे एकदम शदीद किस्म का झटका लगा। अगर वो सहारे के लिए दीवार ना पकड़ती तो यकीनन गिर जाती। मुझे मुझे तस्वीर भेजो। आयरा को बोलने में मुश्किलात का सामना हो रहा था। उसी पल ताबिश के नंबर से उसके पास एक तस्वीर मौसूल हुई। उसने एक नज़र खुले आसमान की जानिब देखा और दिल ही दिल में ये दुआ करने लगी, या अल्लाह प्लीज़ ये रामिस ना हो। उसने कांपती हुई उंगलियों से उस तस्वीर को छुआ तो वो खुलकर उसके सामने वाज़े हुई। आयरा ने अपनी आंखें बंद कर दी, फिर आहिस्ता से खोलने लगी। जैसे ही उसकी नज़रें उस बच्चे पर पड़ी, वो अपने मुंह पर हाथ रखे सिसकियों को संभालते हुए बेआवाज़ रोने लगी। वो तस्वीर जिस बच्चे की थी वो रामिस ही था। खून खून हुआ। वो आंखें जो चमकती थीं आज उनकी चमक मान थी। ताबिश को महसूस हो रहा था कि आयरा रो रही है, क्योंकि खुद उसका भी यही हाल था। तुम फजर को अभी मत बताना जब तक आना जाए, ताबिश ने खुद को संभालते हुए कहा। आयरा ने बगैर कुछ कहे राब्ता मुंतका कर दिया। ताबिश मोबाइल रखते ही एक गहरी सोच में डूब गया था। सगा नाना कैसे अपने ही नवासे को मौत के घाट उतार सकता था। उसी असना में उसकी नज़र सफ़ेद कपड़े के कोने पर पड़ी। कुछ देर वो उस नाम को देखकर दंग रह गया। खून से सफ़ेद कपड़े पर फॉक्सी दी फॉक्स लिखा था। फिर उसने उन्हीं दंग नज़रों से रामिस के चेहरे की तरफ देखा और सोचने लगा कि इस बच्चे से फॉक्सी की क्या दुश्मनी। और फजर, क्या फॉक्सी उसे भी जानता है? अगर हाँ तो कैसे क्यों पीछे पड़ा है उसके? ताबिश ये समझने से कासिर था। फॉक्सी, तुमने बच्चों को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका बदला तुम जल्द चुकाओगे। अब मैं तुमसे इस मासूम बच्चे की जान का बदला लूंगा, जिनका खून तुमने बहुत बहाया है। ताबिश एक अज़म से उठा था। उसके अंदर एक कयामत बरपा थी, जो जल्द या बदेर मंजर आम पर आने वाली थी। कुछ देर बाद वो लोग रामिस की मैयत को लेकर दारुल अमान पहुंचे। आयरा बमुश्किल खुद को संभाले हुए फजर की जानिब बढ़ी। देखो फजर, हमारा सुपरमैन आ गया। आयरा उसके करीब बैठते बोली तो फजर की जामिद वजूद में जैसे हलचल हुई। उसका चेहरा एकदम खुशी से चमक उठा और वो एक झटके में पलंग से उठ बैठी। मैंने कहा था ना, मेरा रामिस वापस आ जाएगा। ये कहते ही उसने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी, जैसे अब उससे इंतज़ार होना मुहाल था। फजर बाहर आई तो उसने देखा एक बच्चे की लाश सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर आयरा को देखा और कहने लगी, कहाँ है मेरा बच्चा? उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बोलो आयरा, खामोश क्यों हो? कहाँ है मेरा बच्चा? और ये कौन है? उसने पहले आयरा को झिंझोड़ा, फिर उंगली से उस लाश की जानिब इशारा किया। आयरा ने उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर उसका हाथ थामा और उसे लिए उस लाश की जानिब लाई। आयरा ने झुककर उस लाश के चेहरे से पर्दा उठाया तो फजर सर पकड़े हुए जोर जोर से चीखने लगी, नहीं नहीं, ये मेरा रामिस नहीं है, ये कोई और है। फजर गिरने के से अंदाज में रामिस की जानिब बैठी और जोर जोर से रोने लगी। ताबिश चुपचाप खामोशी से सर झुकाए हुए खड़ा तमाशा देखने लगा। उसी वक्त सफ़ा उस तरफ आई। ताबिश की नज़र उस पर पड़ी और उसके साथ फासले पर खड़े होते हुए कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है। सफ़ा ने उसकी आवाज़ पर उसकी जानिब देखा तो उसकी नज़र आंखों पर पड़ी जो सूजी हुई थी, जैसे वो काफ़ी रोया हो। सफ़ा ने अस्पात में सर हिलाया और कहने लगी, मेरे साथ आओ। ताबिश खामोशी से उसके साथ बढ़ गया। तुमने बताया क्यों नहीं कि फजर यहाँ रहती है, और वह क्यों रहती है यहाँ, कितना अरसा हुआ? वो उसे देखकर एक के बाद एक सवाल पूछ रहा था। सफ़ा ने अपने टेबल से एक पेंसिल उठाई और उंगली में घुमाते हुए कहने लगी, मुझे फजर ने मना किया था, वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, और उसको यहाँ आए हुए 10 दिन होने वाले हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा। और वो यहाँ क्यों रहती है उसका मुझे नहीं पता। जब वो यहाँ आई थी तो काफ़ी परेशान थी, रेंट पर रहने के लिए अपना घर ढूंढ रही थी। सफ़ा ने एक ही सांस में सारा कुछ उसके गोशे गुजार कर दिया। ताबिश ने सारी बात खामोशी से सुनी, फिर दोबारा कहा, मुझे हिबा से कुछ पूछना है, प्लीज़ उसे यहाँ बुलाओ। वो टांग पर टांग जमाए हुए उसे देखने लगा। सफ़ा ने अस्पात में सर हिलाया, फिर इंटरकॉम पर झुकी कहने लगी, हिबा को भेजे मेरे कमरे में। कुछ देर बाद हिबा सर झुकाए हुए उन दोनों के सामने खड़ी थी। ताबिश ने अपनी कुर्सी का रुख उसकी जानिब किया और पूछने लगा, क्या तुम मुझे वो सब दोबारा बता सकती हो जो कल तुमने फजर के सामने कहा था? मुझे तुमसे वो सब दोबारा सुनना है। हिबा ने पहले सिफा की जानिब देखा तो उसने बोलने का इशारा किया, फिर ताबिश की जानिब देखा तो वो सवाली नज़रों से उसे देख रहा था। हिबा ने सर झुकाया, हाथ बांधकर कहने लगी, रामिस जिद कर रहा था बहुत, उसे आइसक्रीम खानी थी। मैंने उसे काफ़ी देर समझाया भी, लेकिन वो ना माना, वो रोने लग गया, तो मुझे चारों नाचार मानना ही पड़ा। वो जो अपनी कहानी सुनाने में मगन थी। ताबिश ने बीच में ही उसे टोक दिया,
نہیں, یہ والی بات نہیں, اس سے بعد والی بات جو تم نے بولی تھی وہ بتاؤ. ہبا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. فضل کے بابا 2 آدمیوں کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے ہمیں بہت مارا پیٹا اور پھر رامز کو چھین کر لے گئے. تابش نے اسبات میں سر ہلایا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. پھر کھڑکی کی جانب قدم بڑھاتے بولا, تمہیں یقین ہے کہ فضل کے بابا نے ہی رامز کو اغوا کیا تھا؟ ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کوئی اور ہو. وہ ایک دم مڑا اور ہبا کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے کہا. ہبا نے اس کے قریب آنے پر لمبی سانس کھینچی. مجھے یقین ہے یہ سب انہوں نے کیا کیونکہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے انہیں کافی تنگ کر رہے تھے. فضل آپی جہاں بھی جاتی تھی وہ ان کے رستے میں آ کر انہیں ہراسا کرتے تھے اور ان کے کام میں بھی دخل اندازی دکھاتے. تابش کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد واپس کرسی کی جانب بڑھنے لگا. اچھا ٹھیک ہے, تم جاؤ. ہبا شکر کا سانس بھرتے ہوئے فوراً وہاں سے رفو چکر ہوئی. صفا نے تابش کی طرف دیکھا. اس سب کی کیا ضرورت تابش الوی؟ تابش نے اس کی جانب دیکھا. ضرورت ہے صفا, پولیس کا کام ہی یہی ہے, تفتیش کرنا. یہ کہتے ہی وہ اس دروازے سے نکل گیا تھا. اس نے کمرے سے باہر اپنے قدم نکالے ہی تھے تبھی حاشر کی کال آئی. تابش کیا ہوا, رامز ملا؟ اس کی آواز میں پریشانی کا عنصر تھا. تابش نے ایک آنسو بہاتے گیلی آواز میں کہا, ہاں. حاشر نے شکر کا سانس بھرا. کہاں ملا, ٹھیک ہے نا وہ, کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے ایک کے بعد دیگرے کئی سوال داغ ڈالے. نہیں, زیادہ چوٹ نہیں آئی, بس گلے کی رگ کاٹ دی گئی ہے. تابش نے آنسو پوچھے. حاشر کو اپنی سماعت پر یقین کرنا دشوار ہوا. اس نے جیسے تیسے ہمت مجتمع کر کے کہا, مجھے لوکیشن دو, میں آ رہا ہوں. ہم اپنا رخ واپس فضل کی جانب کرتے ہیں تو وہاں اب بھی ماتم کا سما تھا. فضل رامز کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے کہہ رہی تھی, مجھے مت چھوڑ کر جاؤ رامز, میں اکیلے کیسے اس بھری دنیا میں رہوں گی؟ پہلے آپ تھے تو میں بھی تھی, اب آپ نہیں ہیں تو میں بھی نہیں ہوں. آپ کو خدا کا واسطہ ہے رامز, اٹھ جاؤ, مت تنگ کرو ماما کو, میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو. وہ اس کی لاش کو خود میں بھیجتے ہوئے رونے لگی. اسی وقت حاشر وہاں داخل ہوا. فضل کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا. ہبا کہیں سے بھاگ کر فضل کی جانب آئی. اس کے سامنے بیٹھے دونوں ہاتھ باندھے اس سے معافی مانگنے لگی. مجھے معاف کر دیں, یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپائے ہوئے رونے لگی. فضل تک اس کی کوئی بات نہیں جا رہی تھی کیونکہ فضل اس وقت رامز کو جگانے کی لاکھ منتیں کر رہی تھی. ہبا نے اسے جھنجھوڑ کر ہلایا تو رامز کی لاش ہاتھ سے چھوٹ گئی. کیا کر رہی ہو ہبا, مت کرو, رامز گر جائے گا. فضل نے اسے ڈپٹا. ہبا پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا. وہ اب بھی ایسے ہی اسے جھنجھوڑ کر معافی مانگنے لگی. تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہبا, مت کرو, رامز کو پریشانی ہو رہی ہے, دیکھو اس کا چہرہ. فضل نے رامز کے سر کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا. تبھی تابش, حاصل اور 2-3 مرد رامز کی جانب بڑھے تھے اور فضل کے سامنے اسے اٹھانے لگے. فضل نے حاشر کا ہاتھ پکڑ کر اسے رامز کو لے جانے سے روکا. کہاں لے جا رہے ہو آپ میرے بیٹے کو؟ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی جیسے کوئی قوت اس کے اندر آ گئی ہو. تابش نے آئرہ کو اشارہ کیا فضل کو پکڑنے کا. جب آئرہ نے اپنے ہاتھ اس کے گرد پھیلائے تو فضل اس کی پناہ میں پھڑپڑانے لگی. تدفین کے بعد سب لوگ اب قبرستان سے جا چکے تھے. حاشر آفس سے سیدھا دارالامان آیا تھا جس کی وجہ سے اس نے ابھی تک سیاہ شرٹ پہنی ہوئی تھی. آستین کونیوں تک تھی. وہ رامز کی قبر کے ساتھ بیٹھ کر یاسین شریف پڑھ رہا تھا. اسی وقت تابش اس کی طرف بڑھا. اتنے چھوٹے سے بھی بچے سے لوگ دشمنی نبھا لیتے ہیں, آج میں نے دیکھا. حاشر نے یاسین شریف مکمل کی, پھر فرصت سے اس کی جانب دیکھا. دشمن اپنی دشمنیاں بچے یا بوڑھے دیکھ کر نہیں نبھاتے, انہیں بس اپنی دشمنی سے مطلب ہوتا ہے. وہ سب بدلے کی آگ میں کرتے ہیں. وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ شاید وہ جن کو مار رہے ہیں وہ جنہیں اپنی دشمنی کی نظر کر رہے ہیں, کیا پتا وہ اس کا آخری اثاثہ ہو. تابش نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلایا. بعض اوقات تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا دشمن کون ہے. تابش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. تو وہ کچھ پل خاموش رہا کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے. رامز کے بابا نظر نہیں آئے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے تابش کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے کہنے لگا. ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. حاشر ایک پل کو کچھ کہہ نہ سکا. پھر وہ اٹھ کر اپنے ماں باپ کی قبر کی جانب بڑھ گیا جبکہ تابش خاموشی سے رامز کی تازہ قبر کو دیکھ رہا تھا. کس نے سوچا تھا وہ جس بچے سے مل رہے تھے یہ ان کی پہلی اور آخری ملاقات ہوگی. پورے دن کی تماشے کے بعد ہبا کو ابھی وقت ملا تھا. وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ مفکل کر دیا. دروازے سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے وہ اب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کسی کو فون ملا رہی تھی. اس کی کال اٹھا لی گئی تھی. وہ پیچھے مڑ کر دروازے کی جانب لوگ کو دیکھتی کہنے لگی,
آپ کا کام ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ بہت خوب ہبا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ہبا اس کے بعد بغیر پلکے جھپکائے سننے لگی۔ اس کمرے کی کھڑکی پر کبوتر اپنے پر پھیلاتے ہوئے پانی پینے کی گرج سے آیا، لیکن بدقسمتی سے وہ اسے وہاں نہ مل سکا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، انتظار کیا، پھر واپس اپنے سفر کی جانب راغب ہو گیا۔ ہبا یہ سارا منظر فوکسی کی باتیں سنتے اپنی آنکھوں میں چمک لیے ہوئے دیکھے گئی۔ فضر اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھی دور کسی غیر مرئی طاقت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی رامز مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی جو اسے کبھی دکھائی نہ دی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھے جا رہی تھی، ساتھ اپنے گلابی لب ہلائے بغیر آواز کے اسے پکار رہی تھی۔ رامز نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے منع کر رہا تھا۔ فضر بے جان قدم اس کی جانب بڑھانے لگی۔ رامز بھی اس کی دیکھا دیکھی میں اپنے قدم پیچھے بڑھاتا رہا۔ فضر نے اپنے دونوں بازو ہوا میں معلق اس کی جانب پھیلائے، اس سے اپنے پاس آنے کا کہا۔ رامز، ماما کے پاس آؤ بیٹا، آپ کی ماما بہت اکیلی ہیں، پلیز اپنی ماما کے پاس آؤ۔ وہ آنسو بہاتے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب رامز سخت و جامد چہرے پر تاثرات سجائے پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، یکایک اس نے دیکھا رامز نے ایک جھٹکا کھایا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ فضر چاروں طرف گھوم کر اسے تلاشنے لگی۔ پچھلے دن سے اس کا یہی حال تھا۔ رامز کچھ دیر کے لیے اسے اپنا چہرہ دکھاتا پھر غائب ہو جاتا۔ فضر گھنٹوں اسی کی تلاش میں کمرے کے چاروں گرد گھومنے لگتی، کبھی اس کونے میں اسے تلاش کرتی تو کبھی دوسرے کونے سے۔ فضر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اب اپنے پلنگ پر سر گھٹنوں پر دیے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ بس بڑبڑائی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد تہی دامن ہو چکی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے۔ زندگی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، پھر بھی دیکھو میں ڈھیٹوں کی طرح زندہ ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو میں ہی نظر آئی ہوں ان ساری مشکلات کے لیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں ہے اب مجھ میں سخت کچھ سہنے کی۔ میری ساری برداشت ختم ہو چکی ہے، اب مجھ میں ہمت نہیں رہی کسی بھی حالات کا سامنا کرنے کی۔ وہ اب روئی جا رہی تھی، جیسے اب رونا اس کے لیے واحد حل تھا۔ ایسا کوئی انسان نہیں میرے پاس جو میری تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے پاس ٹھہرا ہو۔ سب مفاد پرست ہیں، سب کچھ پل کے لیے آتے ہیں، مجھے صبر کا کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں کیسے بتاؤں ان سب کو، مجھے صبر کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں اس پوری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں رہا اس دنیا میں۔ جو میرے سگے ہیں وہ بھی میرے لیے مر چکے ہیں۔ میرا باپ جس نے اپنے مطلب کے لیے میرے ساتھ وہ سب کیا جو شاید کوئی اپنے دشمن کی اولاد سے بھی نہ کرے۔ میرا سگا بھائی، وہ بھائی جو میری جان تھا۔ بھائی تو باپ کا دوسرا روپ ہوتے ہیں، مگر میرا بھائی نہ میرا باپ بنا نہ ہی بھائی۔ وہ تو میرے لیے اسی وقت مر گیا تھا جب وہ اپنے سامان اٹھائے ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا تو رونے سے اس کی آنکھیں سرخ متورم تھیں، وہ سوجی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں جیسے کافی دنوں سے ان کی پیاس نہ بجھی ہو۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو پوچھے۔ یہ تنہائی جو میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، میں اس سے گھبرانے لگی ہوں۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے اس سے، جیسے یہ کسی بھی پل مجھے کھا جائیں گی۔ ہبا نے دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا تو اس کی نظر فضر پر گئی۔ وہ بھی خالی کھولی نظروں سے چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے اس کا زرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا۔ فضر کی آنکھوں میں ایک زخمی کا ساتھ تاثر ابھرا، جس سے اس کی اولاد چھن گئی ہو۔ کیا وہ ماں کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے ہبا؟ ہبا کے کہنے کو کچھ نہ بچا۔ فضر کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر بولی، نہیں ہو سکتی۔ میرا جسم تو تمہارے پاس ہے ہبا، لیکن میری روح، اس کا بس میں ہی جانتی ہوں۔ مجھے بھی آپ کو اس طرح دیکھ کر بہت غلط محسوس ہوتا ہے، میں خود کو اس سب کا قصوروار گردانتی ہوں۔ ہبا نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنی گود میں رکھ دیا۔ فضر خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کو کسی بات کا الزام نہیں دے پا رہی تھی وہ، کیونکہ جہاں اس کا اپنا باپ ہی ان سب میں ملوث تھا، وہ کیوں کسی دوسرے کو غلطی کا الزام دیتی؟ ہبا نے ہمت مجتمع کرتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب کسی دور اندیشی دنیا میں مگن تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے سارے زخم بھر جائیں؟ فضر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسی اشنا میں ہبا نے اپنے دوپٹے کے اندر سے سفید آٹے جیسی چیز نکالی تھی۔ فضر نے اس جانب دیکھا تو پوچھنے لگی، ہبا یہ کیا ہے؟ ہبا نے اس جانب پرجوش نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ آپ کے ان زخموں کی دوا ہے جو آپ کے سگے باپ کی عطا کردہ ہے۔ آپ بتائیں، کیا آپ چاہتی ہیں آپ کے سارے زخم بھر جائیں؟ فضر نے اس بات میں سر ہلایا تو ہبا مسکرانے لگی،
پھر اس کی سرخ ہتھیلی پر وہ چیز رکھی۔ لیکن اس سے پہلے فضل کچھ کہتی، ہبا نے اس کے ہاتھ پر وہ پاؤڈر گرایا اور اب کھانے کا کہنے لگی۔ فضل نے وہ سفید آٹے جیسی چیز جیسے ہی اپنے منہ میں رکھی، اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوا، جیسے وہ ہواؤں میں ہو۔ اسے محسوس ہوا اس کے روح پر لگے ہوئے زخم بھر رہے ہیں۔ اسے لگا جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ وہ ہوا ہی نہیں ہو۔ اسے اپنا آپ کسی نرم روئے کے جیسا ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ نادانستگی میں اس نے اپنا سر ہبا کے گود میں گرایا تو ہبا کھل کر مسکرا دی، ساتھ ہی ساتھ کہنے لگی، دیکھیے گا آپی، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن آپ کے سارے غم بھی اسی طرح غائب ہو جائیں گے اور تب آپ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرو گی۔ فضل کو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بس اس کے گود میں سر دھرے ہوئے اسے نشے کی آغوش میں تھی۔ لمبی سانس وہ باقاعدگی سے لے رہی تھی، کچھ ہی پل میں اس کی دنیا غافل ہو چکی تھی۔ فضل کی حالت دیکھ کر ہبا کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ رنگ گئی اور اس کو کل فوکسی سے ہوئی بات یاد آ گئی۔ ہبا کے ذہن میں فوکسی سے گزشتہ دن ہونے والی گفتگو لہرائی تھی۔ وہ اب خود کو اسی منظر میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کے کان میں فوکسی کے سرد آواز گونجی، تم اب اسے نشے پر لگاؤ گی۔ ہبا کو شدید حیرانی نے گھیرا، پھر سانس بھرتے کہا، آپ فضل کو اس حال میں کیوں دیکھنا چاہتی ہیں؟ مجھے اس بارے میں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اس کی بات پر وہ ہنسی، بدلہ لینا تھا اس سے، اس نے میری بہت قیمتی چیز مجھ سے چھینی ہے۔